We were where? We were studying about the atomic structure and concept was the de Broglie concept of dual matter. Last में इसी पर क्लोज किया था ना हमने, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। Yes, sir. तो उसमें क्या पढ़ा था, एक्चुअली मीनिंग क्या था बेटा, कि जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है, कोई भी पार्टिकल अगर मूव करेगा, कोई भी, जैसे एटम भी मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मूव करता है, तो देन ए वेव इज एसोसिएटेड विद दिस पार्टिकल। इसलिए हम कहते हैं कि अगर पार्टिकल है तो उसका मास होगा, मूव करेगा तो उसका वेलोसिटी भी होगा, इट मीन्स उसका मोमेंटम होगा कुछ, और उसके साथ उसकी वेवलेंथ भी रहेगी। इसमें हमने स्टडी किया था। अब हम क्या करते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट एंड बोहर्स थ्योरी। एक्चुअली बोहर्स क्या सोचता था, अकॉर्डिंग टू बोहर्स इलेक्ट्रॉन इज इन पार्टिकल नेचर। अगर मूविंग इलेक्ट्रॉन है तो सिर्फ पार्टिकल नेचर होता है। ये कहता है पार्टिकल नेचर तो होता ही है, लेकिन उसके साथ वेव नेचर भी रहता है। तो रिलेशन अगर हम ढूंढे, हम टुडे टॉपिक रिलेशन बिटवीन बोहर्स थ्योरी एंड डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। तो डी ब्रोगली एक स्टेप आगे था। बोहर्स कह रहा था सिर्फ पार्टिकल नेचर होती है, ये कहता है पार्टिकल भी होती है, लेकिन जब वो मूव करता है इलेक्ट्रॉन तो उसके साथ वेव भी बनता है। डी ब्रोगली थ्योरी, ये कॉन्सेप्ट। तो इस बेस पर फिर प्रॉब्लम आती है हमारी। तो एक्चुअली बात तो इसने आधी की, उस बात को उसने पूरा कर दिया कि भाई सपोज ये न्यूक्लियस है, कहीं भी इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेगा, सपोज ये कोई ऑर्बिट है, बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग ये ऑर्बिट है, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा इधर, तो मूव कर रहा होगा तो ये वेव बनेगी। पिछली बार बताई थी ये वाली बात बेटा मैंने। तो ये इलेक्ट्रॉन Yes, sir. जब मूव करेगा तो वेव बनेगी। तो मैंने ये बता दिया था कि इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर होगा फर्स्ट ऑर्बिट होगा। तो इट मींस जो वेव का टोटल लेंथ जो होता है, जो फर्स्ट ऑर्बिट होती है, उसकी सरकमफ्रेंस के 2 इक्वल pi होता r है, is equals to n lambda. एन लेमडा। और उसके बाद उसकी प्रॉब्लम भी करवा दी थी ना मैंने, कि फोर्थ में घूमेगा तो 4 वेव बनेगी, ये वाला करवा दिया था ना। No, sir. तो एक्चुअली क्या था कि ये हमने यहाँ पर शायद छोड़ा होगा कि जो सरकमफ्रेंस होती है किसी भी ऑर्बिट, जो होता है सर्कुलर पाथ है, उसका सरकमफ्रेंस 2 पाई और होता है। तो टोटल जो एन लेमडा होती है, टोटल लेंथ जो होता है एन लेमडा, वो 2 पाई आर के इक्वल होता है, सरकमफ्रेंस के इक्वल होगी टोटल वेवलेंथ। अब आपके लिए जो प्रॉब्लम आएंगी वो कैसे सोल्व करोगे, ये तो चलो एक कॉन्सेप्ट हुआ, लेकिन आपके लिए जो प्रॉब्लम है वो इस टाइप से आएगी। दो टाइप की प्रॉब्लम आएगी। एक आएगा नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स एसोसिएटेड विद मूविंग इलेक्ट्रॉन। अगर सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, क्वेश्चन हो नंबर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा है, कितनी वेव बनेगी, नंबर ऑफ वेव एसोसिएटेड विद मूविंग इलेक्ट्रॉन, देन आप कर देना ऑर्बिट नंबर। जो आपका ऑर्बिट नंबर होगा उतनी ही वेव बनेगी, ऑर्बिट नंबर। दो टाइप के प्रॉब्लम आएंगे आपके पास, कंपटीशन में आएगा, स्कूलिंग में कभी नहीं पूछा जाएगा। कंपटीशन में नंबर ऑफ वेव एसोसिएटेड विद मूविंग इलेक्ट्रॉन, तो आप बोल देंगे बेटा ऑर्बिट नंबर। जैसे मान लो थर्ड ऑर्बिट नंबर है तो 3 वेव्स बनेंगी, आप बोलोगे। फर्स्ट ऑर्बिट है तो 1 वेव ही बनेगी, सेकेंड ऑर्बिट है तो 2 वेव बनेगी। दूसरा होगा उस टोटल वेव की लेंथ, लेंथ ऑफ वेव्स। जब भी आपके पास ऐसा आ जाए, जैसे लेमडा टोटल निकालना हो, मतलब टोटल लेंथ निकालनी है, तो आप ये फार्मूला यूज करना, लेमडा एन इज इक्वल टू जो एन इंटू लेमडा वन, एन इंटू लेमडा वन। लेमडा वन क्या लिखोगे, एन इज इक्वल टू लेमडा वन, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट का लेमडा 2 पाई आर वन मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर वन। और आर वन आपने बोहर्स में किया हुआ है, तो जिस तरह का प्रॉब्लम आए वहीं तक ले जाना आप प्रॉब्लम को, जहां तक प्रॉब्लम आया आपका वहां प्रॉब्लम ले जाना। तो क्या लिख सकते हो, और एन लेमडा टोटल लेंथ, फिर लेमडा एन इज इक्वल टू एन लेमडा वन लिख सकते हो, या निकालना हो तो एन इंटू 2 पाई आर वन, तो एन इंटू 2 पाई, और आर वन निकालते हो आप तो उसका फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है 0.529 एन स्क्वायर। फर्स्ट है तो एन की वैल्यू भी वन है, छोड़ दो इसको, वन ही होगा, वन स्क्वायर अपॉन जेड। तो जो 0.529 है ये फर्स्ट बोहर ऑर्बिट की रेडियस है, फिक्स यानी कांस्टेंट वैल्यू है, रेडियस ऑफ फर्स्ट
ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, तो कांस्टेंट ले लेते हैं, ये एंगस्ट्रॉम में जो होता है इतना एंगस्ट्रॉम आएगा, तो इसको ए ले लेते हैं। सपोज 0.529 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू सपोज ए नोट है, कई बार ऐसा लिखा होता है ए नोट, वो 0.529 ही वैल्यू है। तो टोटल देखो आप क्या निकालोगे, जब भी आपको सोल्व करना हो तो लेमडा एन क्या निकलेगा आपका, लेमडा एन इज इक्वल टू एन इंटू 2 पाई ए नॉट अपॉन जेड, ये जेड एटॉमिक नंबर हो जाएगा। तो यहां पर डायरेक्ट आपकी लेंथ निकल आ जाएगी। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, जब भी ऐसा प्रॉब्लम आ जाए तो बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, सरकमफ्रेंस में जाएंगे फिर दोबारा सोल्व करेंगे, तो आप सीधा ये यूज किया करो, लेमडा एन इज इक्वल टू एन इंटू 2 पाई ए नोट अपॉन जेड। हेयर एन इज द ऑर्बिट नंबर एंड जेड इज द एटॉमिक नंबर। सपोज जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको कह दूं कि n इज इक्वल टू 4 है, फोर्थ ऑर्बिट है। सपोज n इज इक्वल ऑफ हाइड्रोजन, तो n इज इक्वल टू 4 हाइड्रोजन है, तो मैं क्या करूंगा, ये फोर्थ ऑर्बिट है। सपोज n इज इक्वल टू फोर्थ ऑर्बिट है, तो वेव कितनी बनेगी, नंबर ऑफ वेव, क्या आंसर दोगे, नंबर ऑफ, वेरी सिंपल, ज्यादा कंफ्यूजन ही नहीं करेंगे हम, नंबर ऑफ वेव कितनी बनाएंगे, 4। नंबर ऑफ वेव एसोसिएटेड विद मूविंग इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट 4 दे रखा है तो वेव 4 बनेगी। फिर 4 कैसे बनाओगे बेटा, इक्वल पार्ट में 4 में डिवाइड कर दो, क्योंकि वेव लेंथ सिमिलर वेव लेंथ ही चलेगी आगे। तो सपोज ये 1 वेव, ये 2 वेव, ये 3 वेव और ये 4 वेव। तो एक्चुअली होगा क्या, सपोज फर्स्ट वाली जो वेव बनी उसकी लेंथ थी लेमडा 1, तो सारों की लेमडा 1 ही तो होगी, लेमडा 1 लेमडा 1 लेमडा 1, इसीलिए तो हमने लिखा टोटल कितनी होगी 1 2 3 4, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी n इंटू लेमडा 1, वापिस वही आ जाएगा। आपको टोटल लेंथ निकालनी है तो इस फार्मूले में चले जाओ, आप तो ये फार्मूला यूज करो, तो टोटल लेंथ कितना आ जाएगा, इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। अभी मैं प्रॉब्लम बना के बताता हूं इसको आपको। सपोज हम एक प्रॉब्लम लिखते हैं, क्लियर बेटा, जब भी वेरी सिंपल, ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ही नहीं करना माइंड में। जब भी आपको इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, बोहर थ्योरी से रिलेट करना है डी ब्रोगली को, तो जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है उतनी ही वेव बनानी है, ऑर्बिट नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स। अगर वो कहता है थर्ड ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो आप बोलोगे नंबर ऑफ वेव 3 आएंगी, और लेंथ ऑफ वेव तो ऑर्बिट नंबर इनटू फर्स्ट ऑर्बिट की लेंथ, क्योंकि उसी का सिंपल मल्टीपल इंटीग्रल होगा, तो n इंटू लेमडा 1, या डायरेक्ट ये फार्मूला याद कर लो, सारा कंफ्यूजन हट जाएगा। लेमडा n इज इक्वल टू n इंटू 2 पाई ए नोट अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। जैसे मैं एक प्रॉब्लम देता हूं आपको, सर यहाँ ए नोट क्या है? ए नोट बेटा बताया ना, ये रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट है उसकी रेडियस तो फिक्स होती है ना 0.529 एंगस्ट्रॉम। ए नोट की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है 0.529, जो आपने बोहर में यूज की थी ना 0.529, वही ए नोट का वैल्यू वही है। वैल्यू दे देगा तो वैल्यू निकाल लेना, फिर 0.529 रख देना, नहीं तो ए नोट की टर्म में रखना है तो ए नोट की टर्म में रखना। सपोज मैं प्रॉब्लम से पता लग जाएगा आपको, सपोज मैं ये प्रॉब्लम दे रहा हूं आपको, if an electron is, सर ये भी 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ही होगा? हाँ बेटा, क्योंकि बोहर थ्योरी से रिलेट कर रहे हैं, बोहर थ्योरी सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन पर एप्लीकेबल है। मतलब अगर 1 इलेक्ट्रॉन के लिए आप डी ब्रोगली लगाओगे तो बोहर के अकॉर्डिंग ही चलोगे, फिर 1 इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल होगा बेटा। प्रोटॉन कितना भी हो सकता है लेकिन इलेक्ट्रॉन 1 होगा। सपोज इफ एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्व in third orbit of Li2 positive ion, calculate the number 1 number of waves associated with moving electron, नंबर 2 वेवलेंथ। अब यहां वेवलेंथ बोल दिया बेटा, एक नहीं टोटल वेवलेंथ निकालनी है, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन। तो बेटा वेरी सिंपल, पहले क्वेश्चन का आंसर तो क्लियर है, देखो क्या दिख रहा है आपको, खुद ही बता दो आप जरा मुझे। नंबर ऑफ वेव एसोसिएटेड विद मूविंग इलेक्ट्रॉन, तो 3 आ गया, तो नंबर ऑफ वेव्स तो बेटा आ गई, फर्स्ट का आंसर आ गया, नंबर ऑफ वेव्स आ गई 3। क्लियर?
अब मुझे क्या करना, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, सेकंड का निकालना है, तो टोटल वेवलेंथ लेमडा एन, डायरेक्ट फार्मूला जो बताया था वो यूज कर लो। क्या बताया था, एन 2 पाई ए नोट अपॉन जेड। यहां मैं साथ में क्वेश्चन में एक कंडीशन दे देता हूं, इफ ए नोट इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, ए नोट इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, तो 2 पाई ए नोट अपॉन जेड। तो देखो कितना आ जाएगा, एन का वैल्यू, थर्ड ऑर्बिट है 3, 2 पाई ए नोट, जेड का वैल्यू लिथियम है, लिथियम के लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, तो 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ गया 2 पाई ए नोट एंगस्ट्रॉम। अगर वैल्यू चाहिए तो ए नोट ये वाला नहीं दिया होता, वैल्यू रखते तो ए नोट की वैल्यू हमें पता होती है 0.529 एंगस्ट्रॉम है, तो वो रख दो। क्लियर बेटा, कर लोगे इसको? यस सर। तो ये आपका यहां पर देखो, पिछली क्लास से लेके इस क्लास तक मैं सिर्फ एक डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट पर बात कर रहा था, तो कंपटीशन पर कहां कहां तक देखो टॉपिक चलता है। 2 लाइन थी सिर्फ, एनसीईआरटी में 2 ही लाइन है, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, और कितने सारा हमने टॉपिक इस पर किया है। इसका मतलब यहां तक बेटा ये क्लियर हो गया कि अगर कोई भी पार्टिकल मूव करता है तो एक्चुअल में पार्टिकल नेचर तो है ही, लेकिन उसके साथ हम उसकी वेवलेंथ भी एसोसिएट रहती है, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस बात को फिर आगे बढ़ाया कि भाई दोनों नेचर हैं, तो फिर दोनों नेचर हम कैसे मेजर करें। इस बात के लिए फिर एक साइंटिस्ट आया जिसको बोलते हैं हाइजेनबर्ग, इसको बोलते हैं हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग ने एक अनसर्टेनिटी बताया, उसने बोला कि दोनों चीजें हैं, लेकिन दो चीजों को आप एक साथ कैसे मेजर कर सकते हो, आप तो एक टाइम में एक ही बात बता सकते हो, अगर एक को सर्टेनिटी से बताओगे तो दूसरी में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो उसने इसी को प्रिंसिपल बनाया। स्टेटमेंट क्या दिया उसने, उसने बोला इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, उसका स्टेटमेंट था इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन। कहता दो जरूर होंगी, नेचर दोनों होती हैं, लेकिन दोनों नेचर एक साथ तो नहीं हो सकती। जैसे हमारे शेड होते हैं, तो हम अच्छे हैं या बुरे हैं, हमारे दोनों शेड हैं हमारे पास, लेकिन आप एक टाइम में तो एक ही शेड को ऑब्जर्व कर पाओगे ना। अच्छे बनोगे तो उस टाइम पे बुराई आप में कम होगी, बुरे बनोगे तो आप में अच्छाई कम होगी। तो वही बात उसने बोला कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन, उसने ये वर्ड यूज किया, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन, पोजीशन को हम एक्स से डिटरमाइन लिख देते हैं, सपोज एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम, एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम, मोमेंटम को हम पी से लिख देते हैं। तो इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम साइमुलटेनियसली फॉर, स्पेशली उसने बोला जो बहुत छोटे पार्टिकल हैं, छोटे के लिए वर्ड यूज किया उसने माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटे, माइक्रो इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल, एटम जैसे पार्टिकल्स। तो उसने क्या बोला, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम साइमुलटेनियसली। कहता आप दोनों को एक साथ नहीं बता सकते, ये एक मैथमेटिकल बात हुई कि आप दोनों चीजें एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप एक चीज एक्यूरेसी के साथ निकालोगे तो दूसरे में एरर आएगा। और इसको इसने मैथमेटिकल क्या रिलेशन दिया, जो इसमें इक्वेशन दिया वो ये दिया, ऊपर वाला थियोरेटिकल कंसेप्ट हुआ, इक्वेशन बोला कि सपोज पोजीशन में कुछ अनसर्टेनिटी है, तो उसने कहा डेल्टा एक्स, और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी सपोज डेल्टा पी इतनी या इससे ज्यादा रहेगी, उसने एक मैथमेटिकल वैल्यू दी, एच अपॉन 4 पाई रहेगी रहेगी। अभी इसको समझेंगे भाई क्या कहना चाहता था एक्चुअल में। उसने मैथमेटिक्स कोडिंग में बात कर ली उसने हमारे साथ, उस बात को समझने की ट्राई करेंगे हम। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, डेल्टा एक्स का मतलब हो गया बेटा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, इसको बोलेंगे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। और डेल्टा पी का मतलब हो गया अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। कहता है एक चीज मूव कर रही है
जब वो बिल्कुल मूव नहीं करेगी तभी तो आप उसकी पोजीशन एग्जैक्ट बता पाओगे। अगर मूव कर रही है तो फिर पोजीशन में अनसर्टेनिटी आएगी। या तो आप मोमेंटम अच्छी तरीके से बना सकते हो या फिर उसकी पोजीशन बता सकते हो। कैलकुलेशन तो एक ही कर सकते हो, और इतना तो एरर रहेगा ही रहेगा। कैसे? उसने पहला पॉइंट दिया, देखो उसने बोला कि सपोज एज एग्जांपल आप मान लो पोजीशन को सर्टेनिटी से निकाल रहे हो, पोजीशन सर्टेनिटी से निकाल रहे हो। इफ सर्टेनिटी इन पोजीशन, या सपोज मैं कह रहा हूं किसी में कर लो, पोजीशन कर लो, मोमेंटम कर लो। इफ सर्टेनिटी इन पोजीशन इज 0 फॉर any moving particle, then calculate the uncertainty, कर लो, दोनों uncertainty में ले रहे हो। if uncertainty in position is 0 for any moving particle, then calculate the uncertainty in momentum इन्फिनिटी। बेटा वेरी गुड। इन मोमेंटम मतलब वो क्या कहना चाहता है, देखो ये क्वेश्चन दे दिया। अब वो कहता है कि मान लो हमने अनसर्टेनिटी इन पोजीशन 0 है, मतलब सारा का सारा सर्टन है पोजीशन, तो आपने पोजीशन सर्टेन कर दी, 100% कर दी, तो इसका मतलब मूव कर ही नहीं रहा है। या आपने अनसर्टेनिटी इन पोजीशन 0 कर दी, तो आपको देखो अब मैथ, आप हमेशा क्या है, इसको थ्योरेटिकल की बजाय आप मैथमेटिकल सोल्व करना। मैथमेटिक्स में कैसे सोल्व करते हैं, जो चीज हमें निकालनी हो उसको राइट साइड में ले जाना। आप जो भी चीज आपको निकालनी हो वो राइट साइड ले जाना, और बाकी चीजें लेफ्ट साइड रख देना। जैसे आपको जैसे अभी क्या निकालना है आपको, देखो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी जो दे रखी हो वो राइट साइड में ले जाना, सॉरी जो दे रखी हो वो राइट साइड में ले जाना, और जो निकालनी है उसको लेफ्ट साइड में ले जाना। और फार्मूला बेसिक यही यूज करना। कैसे? सपोज हमें तो हाइजेनबर्ग ने ये प्रिंसिपल दिया कि भी डेल्टा एक्स और डेल्टा पी है, एटलीस्ट अनसर्टेनिटी एच अपॉन 4 पाई होगी, इतना लेके सोल्व करोगे हमेशा। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब आपको निकालना क्या है, सपोज कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम निकालनी, तो मोमेंटम यही रहने दो, बाकी सब मैथमेटिकली उधर ले जाओ, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा 4 पाई डेल्टा एक्स। अब वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू पुट करोगे तो देखो डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 आ गई। 0 से किसी चीज को डिवाइड करूंगा तो इन्फिनेट आएगा ना, मतलब एक चीज करेक्ट हो जाएगी तो उतनी ही चीज अनकरेक्ट होगी, तो मतलब डिफाइन ही नहीं है, डिफाइन नहीं कर सकते। एक को करेक्ट करेंगे तो दूसरी हमारी अनकरेक्ट रहेगी। और यही रीजन होता है कि बेटा मान लो आप इलेक्ट्रॉन कहीं बताते हो, अभी बात करूंगा, चलो एक बार आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चनिंग और कर लें क्लियरिटीज के साथ। फिर पॉइंट ये आता है कि ये उसने ये क्यों बोला कि ये जो प्रिंसिपल है सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए, ये जो प्रिंसिपल आता है वो इलेक्ट्रॉन और मतलब छोटे पार्टिकल जो है माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम के लिए, बड़ी बड़ी चीजों के लिए नहीं, जैसे गाड़ी के लिए नहीं है, हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होता। तो ऐसा क्यों है? तो इसमें देखो हम क्या लिखेंगे, इसको प्रूव करते हैं हम। दूसरा पॉइंट दे रहा हूं या नोट में लिख देता हूं, दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल फॉर ऑल, एप्लीकेबल फॉर all species, but not significant for macroscopic particle। जैसे ट्रेन जा रही है, गाड़ी जा रही है, जहाज जा रहा है, हम दौड़ रहे हैं, तो हमारी पोजीशन और मोमेंटम तो एग्जैक्ट निकाल सकते हैं हम। ऐसा क्यों होता है? देखो दिस प्रिंसिपल एप्लीकेबल सबके ऊपर है, फॉर ऑल स्पीसीज बट नॉट सिग्निफिकेंट फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। कैसे? देखो एप्लीकेबल है लेकिन सिग्निफिकेंट नहीं है। कैसे? अब जो चीज आपको निकालनी है वापस वही कॉन्सेप्ट लगाओ, देखो मतलब वेवलेंथ बहुत छोटी होनी चाहिए। हाँ वही 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 पॉइंट है बेटा, डी ब्रोगली से आगे की बात होगी ना ये। तो इसमें देखो उसने क्या बोला, आप तो उस पॉइंट पे चलो जो आप पढ़ रहे हो उसी से सोल्व करो। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एटलीस्ट कितना होना चाहिए बेटा, एच अपॉन 4 पाई, दोनों का प्रोडक्ट। और वी नो दैट P इज इक्वल टू होता है एम वी, तो एम वी है, तो सपोज वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं डेल्टा एक्स, यहां पर मैंने लिख दिया एम डेल्टा वी
h अपॉन 4 पाई। अब m भी इधर ले जा सकते हैं अपने, जो भी मास होगा किसी पार्टिकल का, तो यहां से इधर ले गए। देखो, अगर डेल्टा x है, डेल्टा v है, इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m आ गया बेटा। अब इस, ये तो मैथमेटिकल वैल्यू तो है ये, h अपॉन h कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, m डिसाइड करेगा। अगर देखो m लेस होगा, अब दो केस बन सकते हैं ना, ये अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी देख रहे हो, मैथमेटिकल वैल्यू कितनी आएगी, ये चीज तो निकालनी है आपको सपोज, तो ये आएगी h अपॉन 4 पाई m। अब जरा सोचो, m जितना कम होता जाएगा, जितना m जो होगा वो आपका लेस होता जाएगा। अगर नीचे वाली चीज लेस होगी तो मैथमेटिकली किसी चीज को हम कम से डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल अनसर्टेनिटी क्या होती जाएगी, ज्यादा ज्यादा आएगी, आएगी, बढ़ती बढ़ती जाएगी। जाएगी। तो m जितना लेस होगा, मतलब माइक्रो, तो जितना m लेस होगा तो अनसर्टेनिटी इंक्रीज होता जाएगा। इंक्रीज होगा तो आप मेजर कर सकते हो उसको, जैसे इलेक्ट्रॉन वगैरह के लिए, माइक्रो पार्टिकल के लिए। लेकिन m अगर बड़ा हो गया, देखो अगर m लार्ज हो गया तो m जितना बड़ा होता जाएगा तो ये मैथमेटिकल वैल्यू h अपॉन 4 पाई m, तो यहां ये भी लिख सकते हो, जो m अगर लार्ज होता हो गया तो लार्ज ये बढ़ता गया, तो अनसर्टेनिटी मतलब h अपॉन 4 पाई m की वैल्यू, जितना m बढ़ेगा h अपॉन 4 पाई m की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी, अनसर्टेनिटी नेग्लिजिबल होती जाएगी, अनसर्टेनिटी जो होती जाएगी वो कम, लेस होती जाएगी। और ये बड़े पार्टिकल में, माइक्रो पार्टिकल के लिए, बड़े पार्टिकल माइक्रो, जैसे मान लो मैं कह दूं कि बस, कार भाग रही है, तो उसमें अनसर्टेनिटी जो होगी वो नेग्लिजिबल हो जाएगी। इसलिए आप क्या कर सकते हो कि भाई अनसर्टेनिटी जो है वो एप्लीकेबल सबके ऊपर है, लेकिन मैथमेटिकल वैल्यू तो आना चाहिए जो ऑब्जर्वेबल हो। तो वो जो ऑब्जर्वेबल या कैलकुलेटेड वैल्यू जो आएगा वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए आएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि आप प्रूव कर सकते हो दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल फॉर ऑल स्पीसीज बट नॉट सिग्निफिकेंट फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। बड़े पार्टिकल में आप पोजीशन और मोमेंटम एग्जैक्ट बता सकते हो, भाई ट्रेन जा रही है तो हम एग्जैक्ट बता सकते हैं कि इस टाइम पे इसकी पोजीशन ये होगी और इस मोमेंटम से वो इस वेलोसिटी से जा रही होगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसे केस में ये अनसर्टेनिटी जो होगी वो बहुत ज्यादा आएगी, इसलिए उसमें अनसर्टेनिटी ज्यादा है तो सर्टेनिटी कम हो जाएगी। इसलिए एक चीज को सही करोगे तो दूसरी चीज में उतनी गलती रह जाएगी। एक बात और बेटा, कभी कभी जो h अपॉन 2 पाई है, इसको h बार लिख देते हैं, h अपॉन 2 पाई को h बार, तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूं डेल्टा x इंटू डेल्टा पी, तो ये गलत नहीं है, कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो गलत नहीं है। डेल्टा x इंटू डेल्टा पी, h अपॉन 4 पाई की जगह h बार अपॉन 2 लिखा हो या h के ऑर्डर में लिखा हो तब भी ये सही है। आपने बस एक बात ध्यान रखना है, जो भी प्रॉब्लम आ जाए, जो चीज आपको निकालनी है वो लेफ्ट रख लेना, बाकी सब राइट में ले जाना, वैल्यू पुट कर देना, वो मैथमेटिकल अनसर्टेनिटी आ जाएगा। जैसे मैं एक प्रॉब्लम देता हूं जरा आपको, इसको ट्राई करना है आपने, फार्मूला बेस चलना है। इफ uncertainty in position of moving electron is equal to uncertainty in momentum. If uncertainty in position of moving electron is equal to uncertainty in momentum, then calculate the expression and value in uncertainty value value to uncertainty in velocity. बनाओ जरा बेटा, कंडीशन दे दी उसने, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, देन कैलकुलेट द एक्सप्रेशन एंड वैल्यू ऑफ अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी।
देखो आप मेरी ये बात ध्यान रखना, इट शुड बी कीप्ड इन माइंड ऑलवेज, अगर आपको जो चीज निकालनी है वो राइट साइड में रख लेना, ऐसा फार्मूला बना दो लेफ्ट साइड में, वो लेफ्ट साइड में आ जाए, बाकी सारी चीजें राइट साइड, तो आपका क्वेश्चन शॉर्ट आउट हो जाएगा बेटा। तो सबसे सर वो बेसिक h/4πm आ रहा है। h/4πm। देखो करोगे कैसे, और फिर आपका चेक भी कर लेते हैं। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, तो फार्मूला क्या होगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू, हमें तो पता है कि हमें हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल लेना है, h/4π। कंडीशन क्या है देखो, कंडीशन है कि डेल्टा एक्स की वैल्यू डेल्टा पी के इक्वल है, लगा दी कंडीशन। और लाना क्या है, वेलोसिटी, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू एम वी तो होता है, एम डेल वी रख दूंगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा पी, और डेल्टा पी इज इक्वल टू होता है एम डेल वी, तो दोनों के बराबर एम डेल वी रख सकता हूं, नहीं रख सकता मैं, डेल्टा पी की वैल्यू रख दूंगा। तो इसका मतलब डेल्टा एक्स की जगह भी मुझे वेलोसिटी वाली टर्म रखनी पड़ेगी और डेल्टा पी की जगह भी रखनी पड़ेगी, तो क्या इक्वेशन हो जाएगी, सो इक्वेशन फर्स्ट, डेल्टा एक्स की जगह भी रखूंगा क्योंकि डेल्टा एक्स डेल्टा पी दोनों बराबर हैं, तो डेल्टा एक्स की जगह भी एम डेल वी आ जाएगा और डेल्टा पी की जगह भी एम डेल वी आ जाएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर एक बार रिपीट कर दीजिए शुरू से। बेटा ये फार्मूला है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी h/4π। अब उसने कंडीशन क्या दे रखी है हमें, कहता है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा, इसको छोड़ो, चलो नहीं समझ आ रहा, इसको छोड़ो। उसने कंडीशन दे रखी है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा पी, जितनी वैल्यू डेल्टा एक्स की आएगी उतनी डेल्टा पी की आएगी, और हमें ये तो पता है ना, वी नो, क्योंकि वेलोसिटी इंट्रोड्यूस करना है आपने, तो जो इंट्रोड्यूस करना है वही वाला फार्मूला तो लगाओगे। तो हमें ये पता है कि मोमेंटम जो होता है डेल्टा पी वो एम इंटू डेल वी होता है, क्लियर ये? यस सर। तो इसका मतलब डेल्टा पी की वैल्यू एम डेल वी है, तो डेल्टा पी डेल्टा एक्स के बराबर ही तो है, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, एम डेल वी। तो इसका मतलब मैं क्या रख सकता हूं, डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा पी, चलो इसको भी ऐसे कर देता हूं, डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा पी, तो डेल्टा पी का स्केयर लिख सकता हूं मैं, डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी h/4π लिख सकते हैं ना बेटा। यस सर। डेल्टा एक्स और डेल्टा पी बराबर है, तो डेल्टा एक्स की जगह भी डेल्टा पी रख दिया। पी क्यों रखा, डेल्टा एक्स क्यों नहीं रखा, क्योंकि वी चाहिए, तो वी तो पी से ही मिल सकता है। अब डेल्टा पी की वैल्यू भी क्या होगी, एम डेल वी, और दूसरे डेल्टा पी की वैल्यू भी कितनी आएगी, एम डेल वी, इज इक्वल टू कितना हो गया, h/4π। तो कितना हो गया, एम डेल वी का स्केयर इज इक्वल टू h/4π। तो एम डेल वी का स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर अंडर रूट चला जाएगा, अंडर रूट कितना आ जाएगा, h/4π। तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या आ गई देखो, 1/m h/4π। आगे भी सोल्व करें तो हो सकता है, डेल्टा वी इज इक्वल टू 1/m, और 4 का अंडर रूट 2 होता है तो 2m बाहर आ गया, h/π, यह एक्सप्रेशन आ गया। तो ऐसे कंडीशन देख के आपसे एक्सप्रेशन पूछेगा वो, तो कंडीशन को अप्लाई करना है। अप्लाई करना का ट्रिक बेटा यही है, न्यूमेरिकल करना इट इज ए आर्ट, मतलब आपको कैसे सोल्व करना है ये आना चाहिए, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा कि ये फार्मूला याद कर लिया और बोर्ड में काम चल जाएगा, बट इन कंपटीशन यू नीड टू सम मोर रिक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज कि आपको उसको अप्लाई कैसे करना है। तो जो कंडीशन दे, जब भी हाइजेनबर्ग का क्वेश्चन आए, जो चीज निकालनी हो वो लेफ्ट साइड रख देना। जैसे क्या निकालना था हमें इस क्वेश्चन में, वेलोसिटी, तो ऐसा फार्मूला बना दिया कि वेलोसिटी मैंने लेफ्ट में रख दी, बाकी सारे में राइट साइड में ले गया, तो डेल्टा वी 1/2m h/2π, ये तो आ गया एक्सप्रेशन। अगर मान लो अब वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू भी तो निकाल सकते हो, डेल्टा वी इज इक्वल टू 1/2, एम की वैल्यू, एम इलेक्ट्रॉन ही तो है, एम का वैल्यू कितना आएगा, 9 अप्रोक्सीमेट 9 × 10⁻³ इधर आ जाओ, अंडर रूट एच का वैल्यू कितना होता है, 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड, और पाई की वैल्यू 3.14 है। तो आप अप्रोक्सीमेट कैंसिल करके बना लो, तो अप्रोक्स निकाल लो वैल्यू, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 1/2 × 9 × 10⁻31 इंटू, देखो
ये 3 अप्रोक्सीमेट भी करूं मैं, अप्रोक्स कर रहा हूं मैं सपोज कैलकुलेशन, बाकी एक्यूरेट कर सकते हो। 2 पे कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, अप्रोक्सीमेट 2.2 के आसपास आ गया सपोज। अब 2 अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है 1.4, 2.2 की थोड़ी सी ज्यादा ले लो तो कितना आ जाएगा 1.5। 10⁻34 को सोल्व कर लो तो कितना हो जाएगा -17। तो ये मीटर पर सेकंड में इतनी अनसर्टेनिटी आ जाएगी। बाकी और भी सोल्व कर सकते हो आप, तो आगे कर लोगे, बाकी तो कैलकुलेशन हो ही जाएगा। तो आप वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो और आप एक्सप्रेशन भी कर सकते हो। तो आपको अगर वो वैल्यू कैलकुलेट कराता है तो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एक्सप्रेशन देता है तो एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? किसी को कोई डाउट? फार्मूला सर वही ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों नहीं लगाया? है। ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब ग्रेटर देन वाला साइन क्यों नहीं लगाया, मतलब सिर्फ क्यों, इक्वल क्यों रख दिया ना। हमें कैलकुलेशन जब बेटा करनी होती है तो जितना मिनिमम हो सकती है वो लेके चलेंगे, अनसर्टेनिटी उससे ज्यादा तो हो ही सकती है, तो मिनिमम में तो h/4 पाई लेके चलेंगे। जब भी नोमेरिकल करोगे तो h/4 पाई लेके करो। क्लियर बेटा? चलें आगे। यस सर। एक फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और बता देता हूं कि सेम अनसर्टेनिटी जो होती है, ये नॉलेज क्लाउड के लिए, आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए फिजिक्स में काम आएगा आपको। सेम अनसर्टेनिटी इज ऑब्जर्व। अब मैं सिर्फ आपको नॉलेज के लिए दे रहा हूं, फिजिक्स में पढ़ोगे सेम अनसर्टेनिटी ऑब्जर्व। एक तो मिलती है एनर्जी और टाइम में, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी अप्रोक्सीमेट जो आपका h बार है इसके बराबर आएगा, या h/2 पाई 4 पाई जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। ये देखो पहले तो पोजीशन और मोमेंटम में आई थी, आपके पूछे कि और किस किस में मिलती है तो आप बोलोगे एनर्जी और टाइम में। यहां क्या है, ये एनर्जी में अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन एनर्जी। मतलब कोई क्वेश्चन आए तो रुकना नहीं चाहिए आपका, क्योंकि आपके जो बुक्स में क्वेश्चन करते हो वो क्वेश्चन जो होते हैं वो सिर्फ इस चैप्टर को लेके नहीं चलते, वो तो पूरी साइंस को लेके चलते हैं। तो पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब सारा सिलेबस होने के बाद वाले क्वेश्चन होते हैं, तो कुछ क्वेश्चन में ऐसे मिल सकता है। और डेल्टा टी यहां किस में बोल रहा हूं मैं, अनसर्टेनिटी इन टाइम। तो एनर्जी और टाइम में भी ऐसी अनसर्टेनिटी होती है, फिजिक्स में डिटेल कर लेना आप। और ऐसा ही क्या होता है, फिजिक्स में कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हो ना फिजिक्स में, तो उसमें थीटा और फाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो थीटा में और फाई में भी ऐसे ही होता है अप्रोक्सीमेट h बार मतलब h/2 पाई या इक्वल h/4 पाई लिख सकते हो। ये लिखा हो तो भी ठीक है, वो लिखा हो तो भी ठीक है। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमारे केमिस्ट्री में तो हम किसके बीच पढ़ते हैं, देखो पोजीशन एंड मोमेंटम के बीच, पोजीशन और मोमेंटम में डेल्टा एक्स और डेल्टा पी h/4 पाई। लेकिन और भी चीजों में कुछ में होती है, हमारे केमिस्ट्री के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिजिक्स मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे जाके 12th के एंड में आएगा। लेकिन ये चीज याद रखना, तो क्वेश्चन मिल सकते हैं इसकी। तो ऐसी ही अनसर्टेनिटी एनर्जी और टाइम में मिलती है या थीटा और फाई में मिलती है। ये एक्सप्रेशन ध्यान रखना आपने। तो बेटा इस बात का कुल मिला के मतलब क्या निकला, एक्चुअल में इस पूरे पॉइंट का मतलब ये निकला कि इलेक्ट्रॉन जैसी छोटे पार्टिकल की आप एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि वो मूव कर रहा है और उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बताई ही नहीं जा सकती। इसलिए हम क्या करते हैं कि सिर्फ हम प्रोबेबिलिटी बताते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो नेट रिजल्ट क्या हुआ कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन, कभी आप ध्यान दो किसी बुक्स में अगर इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हो, तो सपोज ये कोई जगह दिखाई और यहाँ इलेक्ट्रॉन दिखा रखा, तो ऐसे ऐसे करके दिखाएगा बेटा वो, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कोई एग्जैक्ट पोजीशन नहीं है, यहां कहीं हो सकता है वो इतनी सी जगह में, उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो सिर्फ हम क्या बता सकते हैं, प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की बता सकते हैं। और जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन की सिर्फ एग्जैक्ट पोजीशन नहीं है लेकिन प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि यहां ज्यादा हो सकता है, उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल। देखो पहले आपका सिर्फ आया था ऑर्बिट, जो बोहर ने बताया था वो ऑर्बिट था, अब जो आने जा रहा है वो है ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल क्या है, डेफिनेशन क्या दोगे, 3 डायमेंशनल स्पेस, 3 डायमेंशनल space around the nucleus within an atom where probability, मतलब एग्जैक्ट तो बता ही नहीं सकते, हाइजेनबर्ग ने क्लियर कर दिया
सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस विद इन एन एटम वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। अब चाहे कितने भी इलेक्ट्रॉन हो, अब मल्टी इलेक्ट्रॉन पे चल पड़े हम, तो ऐसी कोई भी जगह किसी न्यूक्लियस के सराउंडिंग कोई भी ऐसी जगह बन जाए जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है, उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल। तो आपकी डेफिनेशन आए व्हाट इज द ऑर्बिट, तो ऑर्बिट क्या बोलोगे, सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। 2 डायमेंशनल पाथ होते हैं वो ऑर्बिट, तो लेकिन एल और लग जाए ऑर्बिटल। ऑर्बिटल मीन 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस विद इन एन एटम वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज नोन एज ऑर्बिटल। ऐसी जगह को हम ऑर्बिटल बोलते हैं। और ये जो ऑर्बिटल हैं, अभी मैं क्वांटम मैकेनिक्स वैसे चैप्टर खत्म करूंगा तो थोड़ा सा आइडिया दूंगा क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, लेकिन ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट जो करते हैं वो हम ऑर्बिटल, एन ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय ये साइन है बेटा, इसको वेव फंक्शन बोलते हैं, बाय वेव फंक्शन। वेव फंक्शन का साइन ऐसे होगा और इसको पढ़ोगे साई, इसको साई पढ़ोगे। ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट किससे पढ़ेंगे हम, साई से। लेकिन देखो एक बात है यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट, मान लो जिस रूम के अंदर हम बैठे हैं वो जगह है, हम बैठे हों या नहीं बैठे हों वो रूम है, रूम मतलब ऑर्बिटल है, तो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो साई से। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर क्या है कि जहां ऑर्बिटल हम उसी को कंसीडर करेंगे जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी, और इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी को जो होगी, मतलब ऑर्बिटल विद इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करना है आपको, तो ऑर्बिटल विद इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करना है तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी पता लगती है, उस प्रोबेबिलिटी को साई स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, साई से नहीं साई स्क्वायर से। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल दो, प्रोबेबिलिटी बोल दो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विद इन एन ऑर्बिटल is represented by psi square। मतलब हमें इलेक्ट्रॉनों से मतलब है, हमें इस जगह से मतलब नहीं है। सपोज ये कोई जगह है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन वाली जगह है उसी से मतलब है। तो जगह को तो हमें ऑर्बिटल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन उस जगह का इलेक्ट्रॉन के बगैर कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं साई का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, हमें तो साई स्क्वायर चाहिए, एक मैथमेटिकल वैल्यू चाहिए साई स्क्वायर। क्वांटम मैकेनिक्स से आया है, बताऊंगा एंड में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है अपना तो वो बताऊंगा मैं। अभी आपको इतना ध्यान रखना है, जो ऑर्बिटल है उसको रिप्रेजेंट करोगे साई से, और उस ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं उसको रिप्रेजेंट करोगे मैथमेटिकल साई स्क्वायर से। तो साई जो है वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है, नॉट सिग्निफिकेंट। हमें सिर्फ ऑर्बिटल से मतलब नहीं है, हमें उस ऑर्बिटल से मतलब है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन हो, और साई स्क्वायर हमारा आ जाएगा, ये जो है ये हमारे लिए सिग्निफिकेंट है। मतलब क्वांटम मैकेनिक्स जो काफी कॉम्प्लिकेटेड फिजिक्स है बच्चों, उसको मैं सिंपल लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं ये कहूंगा कि हमें वो वाला ऑर्बिटल चाहिए जिसमें इलेक्ट्रॉन हो, और हमें इलेक्ट्रॉनों से मतलब है, जगह से मतलब नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनों को जो रिप्रेजेंट करते हैं साई स्क्वायर से, तो एग्जाम में आ जाए विच इज द सिग्निफिकेंट, तो साई आ जाए और साई स्क्वायर आ जाए तो सिग्निफिकेंट साई स्क्वायर होगा, साई नहीं होगा। इसलिए हम क्या कहते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं होती है वहां पर हम कहते हैं साई स्क्वायर 0 है, और उस जगह को बोला जाता है बेटा नोड। स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी of finding electron is 0, space where the probability of finding electron is 0 is known as node, उसको बोलते हैं नोड। और नोड के लिए साई जो होगा वो साई स्क्वायर जो होगा, चाहे साई ले लो चाहे साई स्क्वायर, वो 0 आएगा बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं वहां। तो जहां साई स्क्वायर की वैल्यू 0 हो तो उसको आप नोड बोलोगे। और नोड भी अभी मैं आगे चल के आपको बताता हूं, 2 टाइप के हैं। तो एक आप बोलोगे, अभी आगे चल के बताऊंगा, रेडियल नोड, अभी नाम याद कर लो,
रेडियल नोड, और एक जो होगा आपके लिए उसको बोलोगे आप एंगुलर नोड। रेडियल नोड, एंगुलर नोड। रेडियल नोड को हम बोलेंगे, एक नाम और बोलेंगे इसका, नोडल सरफेस। अब क्या होते हैं, अभी शेप सिखाऊंगा ऑर्बिटल की तो वहां बताऊंगा। और एंगुलर नोड को एक और बोलते हैं नोडल प्लेन। नोडल प्लेन। तो मैं एक बार रिपीट करता हूं, देखो हो सकता है बिल्कुल नया हो, अभी तक कभी ये चीज इसके बारे में कुछ पढ़ाई ना हो, क्योंकि बिल्कुल नई चीजें हैं ये। तो इसको बस आप थोड़ा समझने की कोशिश करो कि किसी भी एटम में ऐसा 3 डायमेंशनल स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, उसको आप ऑर्बिटल बोलोगे। ऑर्बिटल, दैट इज स्पेस इज नोन एज ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल से। इस सिंबल का नाम है बेटा साई। इसको सिंबल को बोलेंगे हम साई। किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है, जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन की, उसको जो रिप्रेजेंट करते हैं साई स्क्वायर से। हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से मतलब होता है, इसलिए हमारे लिए सिग्निफिकेंस जो होता है वो साई स्क्वायर होता है। जहां पर साई स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब वहां इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं। और जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे बेटा, इस वाले स्पेस को हम बोलेंगे नोड। इसलिए वहां पर साई स्क्वायर की वैल्यू या साई की वैल्यू 0 होगी। साई स्क्वायर की 0 है तो साई की भी 0 हो जाएगी। तो और जो नोड बनेंगे वो 2 टाइप के बनेंगे, अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे। एक होंगे रेडियल नोड, जिसको हम नोडल सरफेस बोलेंगे। एक बेटा होंगे आपके एंगुलर नोड या नोडल प्लेन बोलेंगे, जिसको हम नोडल प्लेन। तो ये हमारे पास एक ऑर्बिटल का आइडिया आ जाता है कि भाई ऑर्बिटल में हम उस जगह को जहां पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसको ऑर्बिटल बोलते हैं। अब ऑर्बिटल का अभी मैं थोड़ा आपको बता देता हूं, एक नॉलेज दे देता हूं कि शेप ऑफ ऑर्बिटल, कौन कौन से ऑर्बिटल हमारे पास होते हैं। हमारे पास ऑर्बिटल होते हैं बेटा, एक होते हैं एस ऑर्बिटल, जो स्टडी हुए हैं अभी तक, एस ऑर्बिटल। और एक होते हैं हमारे पास पी ऑर्बिटल। एक होते हैं हमारे पास डी ऑर्बिटल। और एक हमारे पास होते हैं एफ ऑर्बिटल। तो 4 टाइप के ऑर्बिटल अभी तक स्टडी हुए हैं, जिसमें से 3 की स्टडी कंप्लीट हो गई है, एफ ऑर्बिटल की अभी स्टडी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इनकी जो शेप डिसाइड की गई है 1 बाय 1 करते हैं हम। तो जैसे फर्स्ट हमारे पास है एस ऑर्बिटल। एस, ये जो होता है स्फेरिकल होता है, इसका शेप जो होगा वो स्फेरिकल होगा। मतलब इसको ऐसे स्फीयर से रिप्रेजेंट करोगे आप, ये आप स्फीयर से रिप्रेजेंट करोगे एस ऑर्बिटल। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, दोबारा फिर पढ़ाऊंगा, एक मुझे क्वांटम नंबर चीज पढ़ानी है, उसके बाद इसको दोबारा डिटेल में दोबारा उठाएंगे। एस ऑर्बिटल। दूसरा जो होता है हमारे पास वो होता है पी ऑर्बिटल। जो बेटा पी ऑर्बिटल होता है वो 2 एस ऑर्बिटल से मिलकर बना होता है, जैसे ऐसे और ऐसे 2 लोब होती हैं इसकी। अब ये जो पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल आपके पास 3 टाइप के होते हैं। एक बोलते हैं पी एक्स ऑर्बिटल, एक बोलते हैं पी वाई ऑर्बिटल। एक्स के हिसाब से, एक्सिस यू नो कि 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। और एक होते हैं पी जेड ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल अकेला ही होता है, स्फेरिकल। पी ऑर्बिटल 3 टाइप के होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। सिंपल। पी एक्स, पी वाई, पी जेड जो होते हैं, आपको कैसे बनाना है, सपोज एज्यूम कर लो एक्स एक्सिस, ये सपोज एक्स एक्सिस है, और इस पर 2 लोब बना दो बेटा, तो ये आपका पी एक्स ऑर्बिटल हो गया, पी एक्स ऑर्बिटल। अब पी एक्स ऑर्बिटल में अभी मैंने बताया था जो नोड, आपको अगर आपको नोडल, यहां भी बता देता हूं मैं आपको, अगर आपके पास स्फेरिकल है, स्फेरिकल भी कर देते हैं, तो वो चीजें जो अभी नोड वाली बताई थी वो भी क्लियर कर देते हैं। अगर किसी भी एस ऑर्बिटल में हमको नोडल सरफेस निकालना हो, अभी छोड़ो क्योंकि जब तक क्वांटम नंबर नहीं आएगा तो क्लियर नहीं होगा, अभी ऐसे याद करो। एस ऑर्बिटल अकेला होता है, पी ऑर्बिटल पी एक्स, पी वाई,
पी जेड होते हैं। मान लो आपको पी वाई बनाना है तो बहुत सिंपल है बेटा, पी वाई बनाना है, बना लो पी वाई। इसको एज्यूम कर लो वाई एक्सिस है, इस पर पी ऑर्बिटल बना लो, ये हो गया पी वाई ऑर्बिटल। पी जेड बनाना है तो जेड एक्सिस ले लो, तो जेड एक्सिस हो गया, तो इस पर 2 लोब बना दो तो पी जेड हो गया। हमारी मर्जी है, हम किसी को भी बना लें। जनरली हम क्या है कि जो इस तरह से बनाते हैं उसको जेड एक्सिस लेके एज्यूम कर लेते हैं, भाई ये जेड एक्सिस है तो इसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस होगा। तीनों को एक साथ दिखाना हो तो ये सपोज जेड एक्सिस, ये सपोज कोई सा ही मान लो, ये एक्स एक्सिस, और इन दोनों के परपेंडिकुलर, मतलब एक मेरी तरफ आया हुआ और एक बैक साइड गया हुआ, वो उसको दिखा तो सकते नहीं, तो हम ऐसे 3D में ऐसे दिखा देंगे, उसको वाई ऑर्बिटल बोलो। तो 3 ऑर्बिटल 3 एक्सिस हैं, तो पी एक्स पी वाई पी जेड हो जाएगा। पी आपके 3 टाइप के होंगे। फिर आपका आता है, देखो इसमें डी ऑर्बिटल। देखो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल था, 2 एस ऑर्बिटल मिलके पी बनाते हैं, 2 पी मिलके डी ऑर्बिटल बनाएंगे। बट अभी याद कर लो कि डी ऑर्बिटल आपके पास टोटल बेटा 5 है, नाम याद कर लो। एक का नाम है डी एक्स वाई, एक का नाम है डी वाई जेड, एक का नाम है डी जेड एक्स, फिर एक का नाम है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एक का नाम है डी जेड स्क्वायर। तो डी जो ऑर्बिटल है वो आपके पास 5 ऑर्बिटल है। नाम क्या बोलोगे? जैसे वहां 3 याद किया आपने, पी एक्स पी वाई पी जेड, यहां पर डी ऑर्बिटल आप 5 याद करोगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। इसमें से जो ये 3 देखते हो आप, इन 3 का ग्रुप है कौन सा? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। इनको कंबाइन फॉर्म में बोलते हैं, 3 है ना, इसलिए T2G ऑर्बिटल, T2G ऑर्बिटल। और जो इन 2 का ग्रुप है, जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर है, इसको इवन नंबर है तो इसलिए बोलते हैं E2G, इवनली गैरेड ऑर्बिटल। ज्यादा और डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, इनके नाम आप ऐसे ध्यान रखोगे, +2 में आएंगे ये। यहां मैं आपको बता देता हूं कि डी ऑर्बिटल आर ऑफ 5 टाइप टोटल, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। दीज 3 डी ऑर्बिटल आर ग्रुप्ड इन T2G ऑर्बिटल। ट्रिपली गैरेड बोलते हैं वैसे इसको, ट्रिपली गैरेड, बट नो नीड, कभी पूछा ही नहीं गया है, ना कभी पूछा जाएगा, कुछ आगे की बातें बता रहा हूं। और जो 2 ये हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये है ईजी ऑर्बिटल, 2 हटाओ इसमें, ईजी ऑर्बिटल, ईजी ऑर्बिटल, ये T2G ऑर्बिटल और ये ईजी ऑर्बिटल। दोनों में फर्क क्या है बेटा? ईजी ऑर्बिटल और T2G में इसकी जो लोब्स होंगी, इसमें 4 लोब्स होंगी, ये 4 लोब्स बिटवीन द एक्सिस होंगी, और इसमें जो लोब्स होंगी वो अलोंग द एक्सिस होगी। मतलब शेप में फर्क है थोड़ा सा। इसमें लोब्स जो होंगी बिटवीन द एक्सिस, इसमें से मान लो इन तीनों में से कोई भी बनाना चाहते हो आप, सपोज आप बनाना चाहते हो डी एक्स वाई, तो अपनी मर्जी से 2 एक्सिस बना लो, एक बोल दो आप एक्स एक्सिस हो गया, एक बोल दो जी आप वाई एक्सिस हो गया, और इनके बीच में 4 लोब बना दो। 2 पी ऑर्बिटल बनाने आपको, एक पी ऑर्बिटल और दूसरा पी ऑर्बिटल, लेकिन लोब जो बनानी है एक्सिस के बीच में बनानी है, तो ये डी एक्स वाई हो गया, मतलब T2G ऑर्बिटल का डी एक्स वाई हो गया। अगर आपको बस सिंपल वे, सिमिलर वे, अगर आपको डी वाई जेड बनाना है तो कैसे बनाओगे बेटा डी वाई जेड? सोचो, डी वाई जेड दिखाना है आपको, तो 2 एक्सिस खींचो, एक को अपनी तरफ से वाई एक्सिस बोल दो, जेड के बीच में 4, एक को जेड बोल दो, लेकिन लोब एक्सिस के ऊपर मत बनाना, चारों लोब कहां दिखाओगे? मिडिल में, बिकॉज 4 लोब बिटवीन द एक्सिस, ऐसी शेप आएगी। अगर डी जेड एक्स बनाना है तो सोचो जरा, डी जेड एक्स, जेड और एक्स के चारों को कोऑर्डिनेट पे एक लोब कर देंगे। हाँ बिल्कुल सिंपल, एक्स एज्यूम कर लो, जेड एज्यूम कर लो, बीच में लोब बना दो। तो ये जो ऑर्बिटल है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये जो 3 डी ऑर्बिटल का ग्रुप है, ये T2G ऑर्बिटल बोलेगे इसको, और इसकी लोब्स होंगी वो बिटवीन द एक्सिस होंगी। और इसमें फर्क क्या है? जैसे मुझे ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बनाना है, पहले की तरह एक्स एक्सिस यूज कर लूंगा और वाई एक्सिस यूज कर लूंगा, बट फर्क यह है कि अब की बार लोब्स जो होंगी अलोंग द एक्सिस होंगी, एक्सिस के ऊपर बना देना, इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी एक्सिस के ऊपर होती है। और ये वाली जो होती है, जो क्लोवर होता है, क्लोवर की लीफ जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसको क्लोवर लीफ शेप भी बोल देते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है आपका,
भाई कौन से डी ऑर्बिटल, विच ऑफ द फॉलोइंग डी ऑर्बिटल हैज क्लोवर लीफ शेप, तो क्या आंसर दोगे बेटा आप? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्लोवर लीफ शेप, एक्सिस के ऊपर अगर बना रही है। और जो लास्ट डी ऑर्बिटल है वो डी जेड स्क्वायर है, उसमें जेड एक्सिस ले लो आप, और जेड एक्सिस लेकर के जो भी आप जेड एक्सिस लोगे उस पर तीनों एक्सिस दिखा दो, एक्स भी दिखाओ, वाई भी दिखाओ, जेड भी दिखाओ, और जेड एक्सिस के ऊपर लो बना दो दो, तो ऐसे, और इसको यहां बीच में से मिडल में से ऐसे घुमा दो ऐसे करके, ये स्पेशल टाइप का शेप बन जाएगा। तो है तो देखो लोब्स एक्सिस के ऊपर, इसलिए आप ईजी कैटेगरी में आएंगे, इसको बोलेंगे इवनली गैरेड ऑर्बिटल। और ये वाला जो है ऐसा स्पेशल शेप डफनट का होता है, इसलिए इसको बोलते हैं डफनट शेप। तो डी ऑर्बिटल जो आपके पास है, तो दोबारा रिपीट करता हूं मैं, एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल किया आपने, एस ऑर्बिटल का शेप क्या निकला देखो बेटा, स्फेरिकल। स्फेरिकल की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए नॉन डायरेक्शनल भी बोल सकते हो, स्फेरिकल और नॉन डायरेक्शनल, ये हमेशा एक ही टाइप के ऑर्बिटल होंगे। पी ऑर्बिटल है, देखो ऐसे दो लोब्स ऐसे बने होते हैं, तो डंबेल होता है, एक्सरसाइज करने वाला डंबेल, उसकी दो लोब होती हैं। तो पी जो ऑर्बिटल है आपका, पी ऑर्बिटल का शेप पूछेगा तो आप बोलोगे डंबेल शेप। डंबेल शेप, डंबेल शेप आएगी, दो लोब्स होंगी, टू लोब्स होंगी, और ये थ्री टाइप के हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। थर्ड आपके पास पूछेगा डी ऑर्बिटल वाला, तो डी ऑर्बिटल में डबल डंबल, जनरली आप बोलोगे फोर लोब है, तो जनरली आंसर दे सकते हो डबल डंबल, डबल डंबल। लेकिन इसकी दोनों में फर्क है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स में लोब्स जो होंगी, जो डंबल होंगे वो बिटवीन द एक्सिस होंगे, और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में अलोंग द एक्सिस होंगे, इसका स्पेशल नेम होगा क्लोवर लीफ शेप, और जो डी जेड स्क्वायर है इसका स्पेशल नेम होगा डफनट शेप। और जो एफ ऑर्बिटल है, अभी तक उसका शेप पता नहीं लग पाया है, तो उसको हम बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स एफ ऑर्बिटल। वैसे होते 7 है वो, एफ ऑर्बिटल टोटल 7 होंगे। जेड स्क्वायर की शेप समझ में नहीं आई, हैं? डी जेड स्क्वायर की शेप समझ में नहीं आई। डी जेड में बेटा जेड के ऊपर तो दो लोब आ जाएंगी, और बाकी जो दो लोब होंगी मिक्स होके एक डिस्क बना लेंगी बीच में से, चारों तरफ बीच में। ऐसे मान लो कि जैसे आप जैसे गर्दन में कोई प्लेट काट के डाल दें हम अपनी, तो मिडिल गर्दन में आ जाएगी ना, ऐसे डिस्क कॉलर आ जाएगा एक, तो इस टाइप की शेप जो होती है उसको डफनट शेप बोलते हैं। क्लियर? यस सर। तो एफ ऑर्बिटल है, उसकी शेप आज तक अभी डिसाइड नहीं हो पाई है, बोलते हैं कॉम्प्लेक्स है, और होते कितने हैं ये पता लगा है कि 7 है, वो तो क्लियर है। देखो हर बार दो बढ़ते गए हैं, एस पी डी एफ में ऑर्बिटल देखो, एस एक ही था, पी 3 बने थे, फिर 2 ऐड हो गए, डी 5 हो गए, एफ 7 हो गए। आगे मैं चल के आपसे पूछ लूं कोई और ऑर्बिटल बन गया, सपोज जी, आगे डिस्कवरी कभी हो गई, तो कितने जी, कितने टाइप के ऑर्बिटल बनेंगे, आंसर दो जरा। 9। 9, 2 ऐड हो जाएगा, थियोरेटिकल क्वेश्चन हो गया, समझ गए ना? तो आपको अभी क्या ध्यान रखना है, एस अकेला होता है, स्फेरिकल होता है, पी 3 होते हैं, डंबेल होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, डी 5 होते हैं, और एफ 7 होते हैं। तो इस टाइप से देखो बेटा, अभी तक हमें क्या पता लगा कि इसके बाद क्या है कि आपका चैप्टर सीधा लास्ट नॉलेज पर ले जाता है आपको। वो क्या कहता है कि अब आप इसको मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर अप्लाई करो। वो कहता है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब जैसे कोई एटम है, एटम का अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है, ओके, इट्स ओके, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है। अब सराउंडिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में रहेंगे, तो उनका आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, उनका एड्रेस क्या होगा। जैसे सपोज हम लोगों का क्या एड्रेस है, तो कभी हम अपने एड्रेस पर ध्यान दें तो हमारा क्या होगा कि भाई सपोज दिल्ली के अंदर, सपोज दिल्ली में लक्ष्मी नगर में, और लक्ष्मी नगर के इस नंबर क्वार्टर में रहते हैं हम, तो एड्रेस हुआ ना ये, पहले दिल्ली बताया गया, और दिल्ली के बाद फिर एरिया बताया गया, एरिया के बाद फिर हाउस नंबर बताया गया। ऐसे ही किसी भी एटम में अगर इंफॉर्मेशन लेनी हो किसी इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का इंफॉर्मेशन, भाई कौन कौन से प्लेस है, कहाँ इलेक्ट्रॉन है, वो इंफॉर्मेशन लेना हो तो आप वो इंफॉर्मेशन कैसे लोगे, तो इलेक्ट्रॉन के लिए पहले होते हैं जो बोहर ने बताए थे मेन एनर्जी लेवल, जिसको हम बोलते हैं मेन शेल। मेन शेल के बाद फिर उसके अंदर होते हैं सब एनर्जी लेवल, जिसको हम बोलते हैं सब शेल। सब शेल के अंदर जो होते हैं वो होते हैं फिर एक स्पेशल जगह जहां इलेक्ट्रॉन मिलेगी, मतलब उसका घर, उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल। तो हमें क्या है कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का मेन एनर्जी लेवल कौन सा है, सब एनर्जी लेवल कौन सा है, और ऑर्बिटल कौन सा है,
जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो उसको डिसाइड करने के लिए कुछ नंबर डिसाइड किए गए, साइंटिस्टों ने कुछ नंबर डिसाइड किए हैं, उस नंबर को हम बोलते हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, क्वांटम मैकेनिक्स से ही आया है क्वांटम नंबर। तो पहली बात, होता क्या है क्वांटम नंबर, कुछ हमने नंबर डिसाइड किए हैं। तो ये जो होते हैं टोटल 4 टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन के देने के लिए। तो क्वांटम नंबर क्या होते हैं, ए सेट ऑफ 4 नंबर which gives complete address or information of electron within an atom। वैसे आप देखो पढ़ते हुए आ रहे हो छोटी छोटी क्लासों से, वही चीजें अब आके कंबाइन हो जाएंगी। तो हमारे पास साइंटिस्ट लोगों ने कुल 4 नंबर का एक सेट बनाया है, उससे हमें इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस पता लग जाता है। और वो कौन कौन से हैं जो उन्होंने बनाए हैं, वो 4 हैं बेटा। वो 4 क्या है, पहले सबसे पहले नाम याद करना है। पहला जो ए है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर को मैं क्यूएन से लिखूंगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हर कोई स्पेसिफिक है, कुछ इंफॉर्मेशन देगा आपको, इसके बारे में छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, अभी बात करेंगे हम। बी, लेकिन ये कुछ नए। सेकंड टाइप का क्वांटम नंबर है, इसका नाम है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल, या एक नाम और भी है बेटा इसका, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। थर्ड टाइप का है बेटा, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और फोर्थ टाइप का है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर। इसमें से 3 जो पहले वाले 3 हैं वो प्लेस बताते हैं, टेल्स अबाउट द स्पेस, जगह बताते हैं, स्पेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो लास्ट वाला है ये स्पेस नहीं बताता, ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट, स्पिन के बारे में बताता है, टेल्स अबाउट द स्पिन। तो क्वांटम मैकेनिक्स ने पहले स्पेस बताया था, जो साई किया था आपने, ऑर्बिटल वाली बात जो की थी, उसने स्पेस बताया था कि इलेक्ट्रॉन मिलने वाला वो प्लेस था। तो आपसे अगर पूछा जाए कि क्वांटम मैकेनिक्स से कौन कौन से क्वांटम नंबर डिराइव हुए हैं, तो इसको छोड़ देना आप। स्पिन तो स्पिन बता रहा है, जगह तो बता ही नहीं रहा है। तो ये जो तीनों हैं, टेल्स अबाउट स्पेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम कहते हैं ये तीनों क्वांटम नंबर डिराइव्ड फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स। जो साई लिखा था ना अभी आपने, वो साई उसी से बने हैं ये मैकेनिक्स। तो आपको सिंपली बस एक ध्यान रखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्या आंसर दोगे बेटा, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को छोड़ के, क्योंकि वो स्पिन जगह तो बता नहीं रहा है, वो तो मूवमेंट बता रहा है, तो उसको छोड़ के जो तीनों जगह बता रहे हैं, वो जगह क्या होगी जो अभी नाम लिया मैंने। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से जैसे मेन शेल पता लगेगा, फिर सब शेल पता लगेगा, फिर ऑर्बिटल पता लगेगा। 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। अब हम देखो एक एक का कंप्लीट हम स्टडी स्टार्ट करते हैं। सपोज फर्स्ट लेते हैं डिटेल में। अब ए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये बोहर वाला ही है, इसलिए इसको रिप्रेजेंट एन से ही करते हैं हम। एन मतलब इसका जो डिस्कवर्ड किया था वो बोहर ने डिस्कवर्ड किया था, तो एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो एन है। ये क्या बताता है, देखो ये हमारा साइज ऑफ ऑर्बिटल, टेल्स अबाउट द साइज ऑफ ऑर्बिटल, टेल्स अबाउट द साइज ऑफ ऑर्बिटल कह दो, शेल कह दो, तो टेल्स अबाउट द साइज। और स्पेशली ये जो एन बताएगा, ये बताएगा टेल्स अबाउट द साइज ऑफ, आप ये नाम दे सकते हो, टेल अबाउट द साइज ऑफ मेन एनर्जी लेवल। मेन एनर्जी लेवल का मतलब क्या? मेन एनर्जी लेवल का मतलब ऑर्बिट, जो बोहर ने ऑर्बिट पढ़ा था, सर्कुलर पाथ, या इसको आप बोलोगे मेन शेल।
मेन शेल। अब सर तो फिर शेल और ऑर्बिट एक ही है क्या? ऑर्बिट और शेल एक ही है बेटा। ऑर्बिटल कैसे होगा अभी बताता हूं मैं आपको। देखो सपोज आप सभी ने ट्रेन देखा होगा बेटा, ट्रेन देखी है ना? सर ट्रेन के आगे इंजन होता है, इंजन के आगे हाँ, बोगी लगी होती है, बोगी लगी होती है, बोगी नंबर 1, बोगी नंबर 2, बोगी नंबर 3। हाँ सर, हाँ सर, ठीक है। हर एक बोगी में कंपार्टमेंट होते हैं, हाँ एक एक बोगी में कंपार्टमेंट होते हैं, और कंपार्टमेंट के अंदर सीट होती है। हाँ तो इसी टाइप से क्या है कि ऐसा समझ लो कि जो एटम है, एटम के अंदर जो बोगी है, बोगी का मतलब मेन एनर्जी लेवल, हाँ, और बोगी के अंदर कंपार्टमेंट है उसका मतलब सब एनर्जी लेवल, और यानी जो कि सबशेल्स, हाँ सब शेल्स, और उसके अंदर जैसे सीट है तो इसका मतलब ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स, इसका मतलब हो गया ओके सर, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स। क्लियर बेटा? तो अभी हम यस सबसे सर। पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कर रहे हैं तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? पहले मेन शेल। मेन मेन शेल शेल कोई क्या बोलेंगे, बोहर ऑर्बिट बोलेंगे या एनर्जी लेवल बोलेंगे हम, मेन एनर्जी लेवल। तो एन जो बताता है वो टेल्स अबाउट साइज, साइज के बारे में बताता है। किसका साइज? मेन एनर्जी लेवल या मेन शेल। कैसे? सपोज ये न्यूक्लियस है बेटा, अब ये पढ़ा हुआ है हमने, ऐसी बात नहीं है। देखो ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के आगे फर्स्ट नंबर शेल आया, फिर सेकेंड नंबर शेल आया, फिर थर्ड नंबर शेल आया, फिर 4 नंबर शेल आया। तो जो फर्स्ट नंबर शेल था उसको के शेल बोलते थे हम। फर्स्ट शेल जो होता है के शेल, के, अगले वाला एल, एम, एन। एल शेल, एम शेल एंड एन शेल। ऐसे ही आगे और होंगे, लेकिन डिस्कवरी अभी जितनी हुई पाई है उतना स्टडी हो रहा है हमारा। तो जो एटम होता है, एटम के बिल्कुल जो पास में होता है वो के शेल होता है। फर्स्ट नंबर वाला के शेल होता है, ये सेकंड नंबर वाला होता है, ये थर्ड वाला होता है, ये फोर्थ होता है। तो इसका मतलब ये जो मेरे पास है ये है फर्स्ट शेल, या इसको फर्स्ट मेन एनर्जी लेवल बोल सकता हूं, फर्स्ट ऑर्बिट बोल सकता हूं। ये वाला जो मेरे पास है ये है सेकंड शेल, ये वाला जो मेरे पास है ये थर्ड शेल, ये वाला मेरे पास जो है वो फोर्थ शेल। ऐसे करते करते एटम खत्म होगा तो लास्ट शेल आ जाएगा, यहां पर एटम खत्म हो गया। बहुत सारे शेल हो सकते हैं किसी एक और एटम में, बहुत सारे शेल हो सकते हैं। तो बोहर ने क्या इनकी बोला कि इनकी वैल्यू डिसाइड कर दो ना। अगर फर्स्ट शेल है तो हम कहेंगे n इज इक्वल टू 1, सेकेंड शेल है तो बोलेंगे n इज इक्वल टू 2, थर्ड शेल है तो बोलेंगे n इज इक्वल टू 3, फोर्थ शेल है तो बोलेंगे n इज इक्वल टू 4, लास्ट शेल है तो बोलेंगे n इज इक्वल टू इन्फिनाइट। तो इसका मतलब ये हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो n की वैल्यू है क्या बताती है? देखो n की वैल्यू हमें मेन एनर्जी लेवल या शेल के बारे में बताती है, और जैसे जैसे n का वैल्यू इंक्रीज होता जा रहा है तो बड़ा भी तो होता जाएगा एटम, तो साइज भी बताती है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट द साइज ऑफ मेन एनर्जी लेवल और मेन शेल। n इज इक्वल टू 4 होगा तो n इज इक्वल टू 3 से बड़ा होगा n शेल, n इंफिनिटी लास्ट शेल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? तो वैल्यू कितनी हो सकती है किसी एटम के लिए? फॉर या इन एटम वैल्यू ऑफ n, 1 to infinity। वैल्यू ऑफ n 1 से लेके क्या आंसर दोगे बेटा आप? इन्फिनाइट। आप बोलोगे किसी भी एक एटम में ऑर्बिट कितने हो सकते हैं? इन्फिनाइट हो सकते हैं, 1 से लेके इन्फिनाइट तक हो सकते हैं, उसका नंबर डिसाइड करेगा। अब मैं आपको बोल दूं कि n इज इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब कौन सा शेल हो गया? के शेल, के शेल। मतलब फर्स्ट शेल हो गया। मैं बोल दूं आप एग्जांपल n इज इक्वल टू 4 है, तो बताओ बेटा कौन सा शेल होगा? एन शेल। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ का कौन सा हो गया? एन शेल। क्लियर? कोई डाउट किसी को? एन से पता कर लोगे। किसी भी एटम में हमने नंबर रख दिए, पहले ऑर्बिट से लेके लास्ट ऑर्बिट तक है, इतने ऑर्बिट हो सकते हैं, किसी में ऑर्बिट हो सकते हैं, मेन शेल हो सकते हैं, और उसकी वैल्यू 1 से इन्फिनाइट तक हो सकती है। तो एक एटम में हमारे पास टोटल ऑर्बिट कितना होगा? तो आंसर दे सकते हैं इन्फिनाइट। क्लियर? मतलब सर ये सर, साइज ऑफ वैसे- ऑर्बिटल और शेल्स के नंबर बताता है सर, बस हाँ, इतना ही है ना इसका? बस इतना है, शेल्स का नंबर बताता है कौन सा नंबर है, और Okay, कितना नंबर हो सकता है? 1 से लेके इन्फिनाइट तक हो सकता है। ठीक। और हाँ बोलो बेटा। सर जो इनफाइनाइट सेल्स होते हैं हाँ। ये इलेक्ट्रॉन के फिल थोड़ी ना होते हैं, फिल तो थोड़ी बहुत ही होती होंगी। नहीं, वो तो हम वो फील ही नहीं होते। हम तो कहते हैं कि भाई इन्फिनाइट हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो आगे डिस्कवरी होती रहेगी जब करते रहेंगे। हम ये कहते हैं कि एक एटम स्टार्ट हुआ, वो न्यूक्लियस स्टार्ट हुआ, उसका न्यूक्लियस के पास एक जहां पर जाके खत्म हो गया
तो उसको हमने इन्फिनाइट बोल दिया उसके लिए। ओके सर। क्लियर? अब यस देखो सर। बेटा, दूसरी बात और क्या क्या पता कर सकते हैं इससे। अगर हमें वैल्यू ऑफ एन पता लग सर जाए, जैसे हमें हाइड्रोजन के लिए तो पता ही है कि उसमें जितने एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो वो तो फर्स्ट सेल में ही खत्म हो हाँ, जाता है, तो उसके लिए भी वो हम एक इनफाइनाइट ही इलेक्ट बोलते हैं। हाँ, वो एक इलेक्ट्रॉन होगा तो कौन से शेल में होगा ये बता सकते हैं हम। ग्राउंड स्टेट में होगा तो फर्स्ट में होगा, किसी के सेकंड में हो सकता है, किसी के थर्ड। हाइड्रोजन के अलावा भी तो एलिमेंट है ना, अब हमारे पास मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो हम काउंट कर लेंगे कहाँ आ जाएगा, उसके रूल पढ़ेंगे अभी हम कौन से शेल में आएगा। लास्ट शेल का मतलब एटम को छोड़ के जा रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। क्लियर? चलो आगे। यस सर। यस सर। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था आपको कि इसका मतलब किसी भी एटम के अंदर कितने शेल होते हैं, इन्फिनाइट तक हो सकते हैं, 1 से लेके इन्फिनाइट तक हो सकते हैं। एटलीस्ट हमें 4 तो पहले वाले पता होना चाहिए। फर्स्ट का नाम के है डेजिग्नेशन, सेकंड वाले का एल, एम एंड एन। अब इससे हमें और क्या क्या निकाल सकते हैं, तो देखो आपने बोहर ऑर्बिट में पढ़ा है, तो एन से आप क्या है, चलो आप साइज तो बता गए, आप साइज बता दिया आपने, और क्या बता सकते हो? इट टेल्स अबाउट ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम फार्मूला पढ़ा था आपने। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एन एच अपॉन MVR इक्वल्स टू NH by 2 pi। 2 पाई, तो एन आ गया ना। सर तो एन ऑर्बिट नंबर पता हो तो हम उसका ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम बता सकते हैं। इवन आप एनर्जी बता सकते हो, इट टेल्स अबाउट एनर्जी। एनर्जी बता सकते हो, जैसे कुछ एनर्जी पढ़ा था ना, कुछ फार्मूले, E इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन N एन square। स्क्वायर फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन आप मल्टी इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी बता सकते हो। मल्टी इलेक्ट्रॉन में भी हम एनर्जी बता सकते हैं, फॉर नॉट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन आप एनर्जी बता सकते हो किसी की भी। कैसे बताएंगे अभी, एक रूल पढ़ेंगे हम। तो अभी तो आप ये बात पता कर सकते हो कि अगर हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है, देन इट टेल्स अबाउट द ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी। फिर देखो आप, अभी मैंने आपको बताया कोई भी जो मेन एनर्जी लेवल होगा तो उसके अंदर सब एनर्जी लेवल होंगे, और सब एनर्जी लेवल के अंदर ऑर्बिटल होंगे। तो ये भी पता कर सकते हैं। तो हम क्या पता कर सकते हैं? नंबर ऑफ सब शेल, ये फार्मूले करने पड़ेंगे आपको। नंबर ऑफ सब शेल इन गिवन शेल, गिवन मेन शेल। ध्यान देना बात पर, नंबर ऑफ सब शेल इन गिवन मेन शेल, ये निकाल सकते हो आप। ये इक्वल टू एन नहीं होगा, नंबर ऑफ सब शेल स्क्वायर। इन गिवन मेन शेल। अगर आपको किसी मेन शेल में सब शेल निकालने हैं तो जो एन की वैल्यू आएगी उतना ही होगा। ये क्या बात है, देखो मैं इसको समझाने की ट्राई करता हूं। अभी मैंने आपको एक ट्रेन का एग्जांपल दिया था बेटा। मैंने बोला था ट्रेन में बोगी होती है, इंजन के आगे चलोगे तो बोगी नंबर 1, बोगी नंबर 2, बोगी नंबर 3, बोगी नंबर 4, और ट्रेन खत्म हो जाएगी बोगी नंबर इन्फिनिटी सपोज। और हर एक बोगी के अंदर कंपार्टमेंट होते हैं। तो इसका मतलब बोगी को क्या बोल सकते हो? मेन शेल। हर एक मेन शेल के अंदर क्या होंगे? सब शेल। लेकिन एटम में इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि जो बोगी का नंबर होगा उतने ही उसके अंदर कंपार्टमेंट होंगे। जैसे बोगी नंबर 1 तो कंपार्टमेंट भी एक ही होगा उसके अंदर, बोगी नंबर 2 तो कंपार्टमेंट भी 2 ही होंगे। तो अब मैं बोगी वर्ड हटा के क्या बोलूंगा? जो शेल नंबर होगा उतने ही उसके अंदर सब शेल होंगे। जैसे मान लो शेल नंबर 1 है तो उसमें सब शेल भी 1 होगा। शेल नंबर 2 है तो सब शेल 2 होगा। शेल नंबर 3 है तो सब शेल 3 होंगे। कैसे? जैसे ये देखो, सपोज ये न्यूक्लियस है बेटा आपका, और n इज इक्वल टू 1, मतलब पहला आपने ये मेन एनर्जी लेवल ले लिया, मेन शेल ले लिया, कुछ भी बोल दो, मेन शेल फर्स्ट आ गया। अब मेन शेल फर्स्ट आ गया तो इसके अंदर मैं अब सब शेल देखना चाहता हूं तो वो भी 1 ही होगा। सब शेल 1 नहीं होगा। जैसे, और ये क्या था इसका मतलब, मेन शेल कौन सा था? के। नाम क्या था इसका? के। तो के शेल के अंदर सब शेल एक ही होगा। जैसे n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2, तो मेन शेल नंबर 2 आ गया।
तो अगर मेन शेल 2 आ गया तो इसके अंदर सब शेल 2 होंगे बेटा, सब शेल 2 होंगे। तो यहां सब शेल कितना आया 1, तो जितना उसका n का वैल्यू होगा उतने ही सब शेल होंगे। n इज इक्वल 2 है तो सब शेल 2 है, देखो n इज इक्वल टू 3 तो सब शेल देखो 3 होंगे, सब शेल 3। n इज इक्वल टू 4 तो हम बोलेंगे सब शेल 4 होंगे। तो जो n का नंबर होता है, जो ऑर्बिट नंबर होता है, जो शेल नंबर होता है, सब शेल उतने ही होते हैं। और कोई भी सब शेल कहीं भी स्टार्ट होगा तो उसका पहला नाम ऐसे ही होगा। जैसे मान लो ये सब शेल है, तो ये देखो फर्स्ट वाले का सब शेल है तो इसका नाम ऐसे ही होगा। जैसे सेकंड वाले का 2 है तो पहला तो ऐसे ही होगा, दूसरा पी बोल दोगे। जैसे n इज इक्वल टू 3 है तो पहला s होगा, फिर p, फिर d होगा। इधर देखो n इज इक्वल टू 4 तो पहला s होगा, दूसरा p, काउंटिंग दोबारा s से स्टार्ट होगी, d और f। तो मैं अब देखो इन सब के सब शेल रखना चाहता हूं तो क्या बोलूंगा मैं, देखो फर्स्ट वाले का s तो इसको बोलूंगा 1s, 2 वाले का s और 2 वाले का p तो मैं क्या बोलूंगा बेटा 2s 2p। 3 वाले का देखो 3s 3p 3d। 4 वाले का देखो 4s 4p 4d 4f। समझ रहे हो बात मेरी? इसका मतलब जो शेल होता है, नंबर ऑफ सब शेल इन गिवन मेन शेल इक्वल टू n, जो मेन एनर्जी लेवल होगा, जो सा उसका नंबर होगा उतने ही उसके अंदर सब शेल होंगे। पहले वाला मेन शेल है तो एक ही सब शेल होगा, दूसरे वाला मेन शेल है तो उसके अंदर 2 सब शेल होंगे, थर्ड के अंदर 3 सब शेल, एंड इन फोर्थ 4 सब शेल। नाम हमेशा एस से स्टार्ट करोगे। पहले वाले का एक ही है तो 1s, दूसरा है तो 2s और 2p, 2 हो गए, ये वाला और ये वाला सब शेल। तीसरे वाले का spd 3s 3p 3d। 4 वाले का 4s 4p 4d 4f। क्लियर बेटा? किसी को कोई डाउट? नो सर। क्लियर है? चलूं आगे, हर एक पॉइंट क्लियर करते जाना। Yes, sir. Yes, sir. सर देखो। अगर ये n इज इक्वल टू 5 लेते हम तो s के आगे हाँ। 3h तक मतलब ऐसे चला जाता ना? हाँ ऐसा चला जाएगा, वो हम थियोरटिकल करेंगे क्योंकि इतनी डिस्कवरी हुई नहीं है, इतने एलिमेंट डिस्कवर ही नहीं हुए हैं। अगर n इज इक्वल टू 5 बोलोगे तो आप बोलोगे 5 सब शेल हो जाएंगे। कौन कौन से 5 होंगे? s p d f, आगे g h i अपने तरफ बना लो आप। 6 होगा तो 6 हो जाएंगे। ओके सर। क्लियर? अब देखो, सब मैंने क्या बोला था, एक मेन शेल होता है, उसके अंदर सब शेल होते हैं और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं। अब बात करते हैं ऑर्बिटल की। सर हाँ बोलो सर बेटा। जो बोर्स मॉडल में हमने फॉर्मूला पढ़े थे कि रेडियस निकालने का, वेलोसिटी वगैरह निकालने का, तो वो एक तरह से फेल हो गया ना फिर, क्योंकि हाँ इसके हाँ, वो साथ- शेल, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, वो शेल हो गया, वो शेल ही है और हमारा। जो mvr इक्वल्स टू nh/2 है वो वैलिड है ना? मतलब वो हाँ तो इस वाले के हिसाब हाँ से भी सही है। हाँ, वो सबके लिए वैलिड है, वो एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी। इसीलिए तो मैंने बोला था 1 इलेक्ट्रॉन या मल्टी इलेक्ट्रॉन सब पर चलेगा, ये एनर्जी भी बताएगा एन और एंगुलर मोमेंटम भी बताएगा। सर ठीक ये है? दोनों फॉर्मूला हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल से मतलब वो तो नहीं करते, कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं करते ना? नहीं नहीं, एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है, वहां तो हम पोजीशन और मोमेंटम की बात करते थे ना। हाँ, तो इसलिए रेडियस और वेलोसिटी वाला गलत हो गया, ये दोनों नहीं है। हाँ, इसमें रेडियस और वेलोसिटी और जो एनर्जी था वो एग्जैक्ट निकालना है तो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए निकलेगा, वो वहीं बोहर में। ओके मल्टी इलेक्ट्रॉन में एनर्जी निकाल नहीं सकते, लेकिन ये बता सकते हो कि भाई कम है या ज्यादा है, किसकी कम होगी या किसकी ज्यादा होगी। निकाल तो सिर्फ हम 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ही सकते हैं। ओके सर। नेक्स्ट देखो, फिर इसमें क्या पता कर सकते हैं हम? नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अब देखो ऑर्बिटल्स आ गया इन गिवन मेन शेल। मेन शेल मतलब ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन गिवन मेन शेल। तो जितना आपका सब शेल आया था उसका स्क्वायर कर दो, देखो n का स्क्वायर, तो आपके नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन गिवन मेन शेल आ जाएंगे। कैसे?
प्रूव भी करते जाते हैं हम, जिससे कि रटना नहीं पड़े, याद रह जाए चीजें। कि सपोज अभी आपने पढ़ा ये न्यूक्लियस और n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट मेन शेल था, और मेन शेल के अंदर आपने कहा कि इसके अंदर सब शेल भी 1 ही आएगा। तो ये k शेल था, इसके अंदर सब शेल आ गया 1s। तो मैंने अभी देखो थोड़ी देर पहले बताया था कि ऑर्बिटल भी तो 1 ही आएगा s के अंदर। ऑर्बिटल भी 1 ही आएगा। s अकेला होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था s एक होता है, p 2 होते हैं, तो इसका नाम भी s ही आ जाएगा। तो ये मैं किसकी बात कर रहा हूं अब? ऑर्बिटल की। ये किसकी बात की थी हमने? ऑर्बिट की, या इसको हमने बोला था मेन शेल। और ये जो बात की थी हमने सब शेल। तो फर्स्ट वाले शेल के अंदर देखो ऑर्बिटल एक ही आया है, तो n की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही तो आएगा बेटा। अब मान लो मैंने ले लिया n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 ले लिया, तो ये मेरे पास आ गया l। आवाज आ रही है ना बेटा? सुन रहा है ना आप लोगों को? यस सर। Yes. Yes, sir. हाँ, ये देखो दूसरे वाला नंबर कौन सा आ गया? मेन शेल l, सेकंड वाला। तो सेकंड में सब शेल कितने होंगे? 2। कौन कौन से? 2s और 2p। 2p। s हमेशा अकेला होता है ऑर्बिटल, और p 3 थे, अभी पढ़े थे px py pz। तो टोटल कितने हो गए सेकंड वाले के अंदर? देखो 4 हो गए, 4 ऑर्बिटल हो गए। तो n का स्क्वायर ही तो हुआ। n की वैल्यू कितनी थी? 2। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल किसी भी गिवन मेन शेल में कितने आएंगे? n स्क्वायर आएंगे। n की वैल्यू पता हो तो हम ऑर्बिटल काउंट कर सकते हैं। ऐसे देखो बेटा, n इज इक्वल टू 3, खुद सोच सकते हो अब आप। 3 मतलब ये मैंने m शेल ले लिया, m ले लिया, तो इसमें सब शेल 3 होंगे, 3s 3p एंड 3d। s अकेला होगा ऑर्बिटल, p अभी पढ़े थे 3 होते हैं, और d 5 पढ़े थे। तो टोटल कितने हो गए देखो? 1 और 3 4 और 5 9। तो 3 का स्क्वायर 9 ही तो होता है बेटा। तो वो तो एक फार्मूला बना लिया हमने, एक्चुअल में तो बना के ड्रॉ करके देखेंगे। n इज इक्वल टू 4, मतलब l के बाद m n शेल है, तो इसमें क्या आ जाएगा? 4s 4p 4d 4f। तो ये बनाओगे तो कितने आ जाएंगे देखो? पहले में 1, p जो होते हैं 3 होते हैं, d 5 होते हैं, और f 7 होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 3 और 1 4 9 और 7 16। तो n इज इक्वल टू 4, 4 का स्क्वायर 69। क्लियर? डाउट किसी को अगर ये बात पूछ ले, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन गिवन मेन शेल, तो n स्क्वायर लगा दोगे। क्लियर है बेटा? आगे चलो, और क्या पता कर सकते हो आप? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा, एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकते। तो जब भी जितने भी आप ऑर्बिटल निकालोगे उसका डबल कर देना। तो ऑर्बिटल किसी भी गिवन शेल में n स्क्वायर है, तो इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएंगे? 2n स्क्वायर। तो नेक्स्ट, मैं अगर ये बोलूं आपको, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन शेल, 2n स्क्वायर। तो छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 2n स्क्वायर। मतलब आप तो ये ध्यान रखना, ट्वाइस होगा किसका? ऑर्बिट का। तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं इसको, एग्जामिनर तो 2n स्क्वायर अब नहीं बोलेगा, ऐसे करके बोल देगा ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिट। ये भी तो ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिट n स्क्वायर होता है, और ये Yes, ट्वाइस sir. आ जाएगा। Sir, orbit या orbitals? ऑर्बिटल्स बेटा, ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। n स्क्वायर है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का नंबर है n स्क्वायर। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप देखो, आप थोड़ा रिपीट करो,
पहले वाले क्वांटम नंबर को मैं कह रहा हूं, तो पहला वाला क्वांटम मेरे से बताओ मुझे किस किस के बारे में बताएगा पहले, ये किसके बारे में बताता है? ये सर हमें साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है, और सर कितने शेल से ऑर्बिटल के अंदर उसके बारे में बताता है सर। हाँ, तो पहला पॉइंट ये है कि आप ये बोलोगे कि ये हमें साइज के बारे में बताएगा, एन की वैल्यू बढ़ी तो साइज बढ़ा। दूसरा, ये साइज किसका है? ये जो है मेन एनर्जी लेवल, उनके साइज बता रहा है। मेन एनर्जी लेवल के अंदर आप एनर्जी भी बता सकते हो इससे, और ऑर्बिट मोमेंटम भी बता सकते हो। और क्या बता सकते हो इससे आप तीन चीजें बता सकते हो कि एक मेन शेल में कितना सब शेल है, कितना ऑर्बिटल है, और कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकता है। एक शेल में जो सब शेल होगा वो इक्वल टू एन होगा, और जो ऑर्बिटल होगा वो एन का स्क्वायर होगा, और जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होगा वो 2n का स्क्वायर होगा। क्लियर? चले आगे। यस सर। देखो, अब आते हैं दूसरे वाली क्वांटम नंबर क्या इंफॉर्मेशन देगी हमें, सेकंड वाला। तो सेकंड वाला क्वांटम नंबर जो बी था बेटा हमारे पास, वो था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। सोमरफील्ड ने ये दिया था, जिसे ऊपर वाला बोहर ने दिया था, ये इंट्रोड्यूस था बाई सोमरफील्ड, साइंटिस्ट का नाम था। तो एजीम्यूथल या सब्सिडरी क्वांटम नंबर एल है। अब जो एल बताता है हमें, पहली बात ये हमें जो टेल्स अबाउट, सर इससे पहले वाला किसने दिया था? वो बोहर ने दिया था, बोहर वाला ही तो चल रहा था, वो एन बोहर ने यूज किया था ना। एजीम्यूथल की स्पेलिंग क्या है? SOMMERFIELD, सोमरफील्ड। ओके सर। देखो ये क्या बताएगा बेटा, टेल्स अबाउट। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो टेल्स अबाउट है वो आपको सब शेल के बारे में बताएगा। इसके बारे में सब शेल, पहले वाला शेल और शेप ऑफ ऑर्बिटल। हाँ, और जहां भी बात सब शेल की आ जाए तो इसका मतलब ये शेप के बारे में बताएगा, क्योंकि सब शेल पता लगते ही आपको शेप पता लग जाएगी। अगर एस है तो स्फेरिकल हो जाएगा, पी है तो डम्बेल हो जाएगा, डी है डबल डम्बेल हो जाएगा। तो ये जो आपका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, ये आपको सब शेल या शेप के बारे में बताएगा। इसकी भी वैल्यू डिसाइड की गई है। इसका डेजिग्नेशन कैसे किया गया है, सब शेल का डेजिग्नेशन? जीरो से लेके n-1। नहीं बेटा, डेजिग्नेशन जैसे आपने मेन शेल का डेजिग्नेशन कैसे किया था, KLMN, ऐसे सब शेल का डेजिग्नेशन क्या है, SP, D, SPDF, FG, ऐसे ये सब शेल का डेजिग्नेशन है। इनके लिए भी वैल्यू डिसाइड की गई है। तो सब शेल के लिए वैल्यू फॉर सब शेल, तो बेटा वो फिक्स वैल्यू है, वो काउंट की गई है। एल की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं और n से एक पहले फिनिश कर देते हैं, 0 to n-1। तो आपसे पूछा जाएगा कि L की वैल्यू क्या हो सकती है, आप कहोगे 0 to n-1। n की वैल्यू क्या थी, 1 से स्टार्ट थी, 1 से इन्फिनिटी। L की वैल्यू 0 से n-1। कैसे? जब भी L की वैल्यू 0 आ जाए, वैल्यू फॉर सब शेल, तो L की वैल्यू इनके लिए फिक्स है। जब भी 0 होगी तो S होगा, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। जैसे आपने KLMN शेल के लिए किया था, जब भी K होगा तो N की वैल्यू 1, L होगा तो N की वैल्यू 2। ऐसे ही यहां जब भी S होगा तो फिक्स है, L की वैल्यू 0, P सब शेल है तो L की वैल्यू 1, D सब शेल है तो L की वैल्यू 2, F सब शेल है तो L की वैल्यू 3। तो L की वैल्यू 3 है तो कैसे दोगे? देखो, L की वैल्यू 0 से n-1 डिजाइन की गई है। कैसे? जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, वापस अगेन वही बात करते हैं, बार बार करूंगा तो सब दिमाग में बैठ जाएगा। सपोज मेरे पास ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के पास फर्स्ट मेन शेल है n=1, और इसके अंदर सब शेल है ए की। अगर ए की सब शेल है तो उसका क्या नाम दिया था आपने, 1s। तो 1s के लिए L की वैल्यू क्या होगी? जब भी S देख लो तो L की वैल्यू फिक्स है बेटा, 0। तो L की वैल्यू 0 आ गई, तो एक से एक पीछे रहेगी ना 0। देखो, अब सपोज n की वैल्यू 2 है, तो मेन एनर्जी लेवल सेकंड आ गया। और इसके लिए देखो, आपकी 2 सब शेल आए थे, एक आया था 2s और एक आया था 2p। तो इनके लिए L की वैल्यू S है तो फिक्स है, 0 रहेगा।
और p है तो क्या रहेगा 1, तो दो वैल्यू ही 0 एंड 1, तो 2 से तो एक पीछे ही रही ना। तो किसी भी शेल में l की वैल्यू 0 से n-1 होती है। n 2 है तो दो ही वैल्यू बनेंगी 0 और 1। जैसे n इज इक्वल टू 3 है तो l की वैल्यू कितनी बनेगी 0 0 1 2 2, मतलब क्या क्या बन जाएगा 3s 3p और 3d। समझ गए बात अब 3s 3p 3d। n इज इक्वल टू 4 है 0 1 2 3 तो क्या वैल्यू डिजाइन की गई है 0 1 2 3। 4 है तो सब शेल 4 होंगे, उनकी 4 वैल्यू है 4p 4d 4f 4s 4p 4d। क्लियर। तो सब शेल कौन कौन से हैं एस पी डी एफ हैं, सबके लिए एल की वैल्यू फिक्स है। जब भी एस होगा तो 0 होगी, पी होगा तो 1 होगी, डी होगा 2 होगी, एफ होगा 3। टोटल वैल्यू कितनी बन सकती है, जितने एन होंगे उतनी ही वैल्यू होंगी, लेकिन वो वैल्यू होगी क्या 0 से n-1। जैसे n 3 है तो वैल्यू तो 3 ही है, सब सेल तो 3 है, लेकिन उस सब सेल के लिए एल का वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा 0 1 2। अब इससे आप पता क्या कर सकते हो, तो इससे बेटा जो हम पता कर सकते हैं वो पता कर सकते हैं, पहले हमने पढ़ा था ऑर्बिट, अब पढ़ रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट बात है ध्यान देना, ऑर्बिटल, क्योंकि इसी के अंदर ऑर्बिटल होंगे। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इससे आप पता कर सकते हो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला याद करना पड़ेगा आपको, √L L+1 h/2π। तो इससे हम ऊपर वाले से आप कौन सा पता कर सकते थे ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, और इससे आप क्या पता कर सकते हो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। जैसे एग्जांपल, सपोज मेरे पास जो है 2s ऑर्बिट, 2s ऑर्बिटल, 2s एनर्जी लेवल है, सपोज मैं ये बोल दूं, और अगर मुझसे ये पूछा जाए कि इसका ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम 0 तो क्या फार्मूला, 0 नहीं बेटा ऑर्बिट पूछ एल रहा की है, वैल्यू 0 हो जाएगी। देखो ऑर्बिट है तो क्या फार्मूला होगा ऑर्बिट NH/2π। NH/2π 2π और n की वैल्यू कितनी है जो आगे लगी हुई है 2 तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया h/π 2h/2π h/π। समझ गए बात। और अगर इसी में मैं कह दूं कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताओ, तो 0 हो जाएगा, एल की वैल्यू 0 हो जाएगी फिर। एंगुलर मोमेंटम पूछ लूं, ऑर्बिटल एल लग गया बस, तो फार्मूला क्या पढ़ोगे आप √ तो ये फार्मूला लगाओगे बेटा √L L+1 h/2π। तो L की वैल्यु देखो S है, अब तो मुझे सब एनर्जी लेवल देखना पड़ेगा ना, ऑर्बिटल तो 0 होता है इसके लिए, तो 0 0+1 h/2π। तो 0 से किसी की मल्टीप्लाई करो तो 0 ही रहेगा बेटा, तो 0 आ जाएगा। समझ गए दोनों में डिफरेंस। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से क्या निकाल सकते हो, एल की वैल्यू से आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो। और देखो, और आप क्या बता सकते हो, एनर्जी बता सकते हो, एनर्जी इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। लेकिन ये एनर्जी कैसे बताई जाती है आगे रूल पढ़ेंगे, एन और एल के सम से। अगर n+l किसी का, n और l का सम जिसका ज्यादा होगा मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। भाई 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा तो l की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां तो n से डिसाइड हो जाता है। n ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा होगी किसमें, इन 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। आप निकाल के आए हो उसके अंदर, पूरा बहुत थ्योरी पढ़ के आए हो आप। तो इसका मतलब एनर्जी किसके अंदर देखनी है आपको, तो एल काम आ सकता है आपका मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में तो एन और एल दोनों का सम देखा जाता है, जिसका n+l ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, बट किसमें, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में सिर्फ n से डिसाइड होगा, l की नॉट रिक्वायरमेंट, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में l इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि बहुत थ्योरी पढ़ के आए हो आप। क्लियर।
एंगुलर मोमेंटम निकाल लोगे ऑर्बिटल, एनर्जी इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम निकाल तो नहीं पाओगे, डिसाइड कर पाओगे कितनी होगी, किसकी कम होगी किसकी ज्यादा होगी। नेक्स्ट, इससे आप क्या पता कर सकते हो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन गिवन सब शेल। अगर आपके पास कोई सब शेल है तो एक सब शेल में कितना ऑर्बिटल है ये वैल्यू निकाल सकते हो, और इसका फार्मूला होगा L प्लस वन। L प्लस वन सही जा रहा है, देखते हैं चेक करते हैं। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं आपके पास S सब शेल है, S सब शेल में ऑर्बिटल निकालना है, तो ऑर्बिटल निकालोगे तो इस फार्मूले से निकालोगे L प्लस वन, जीरो प्लस वन, इसका मतलब सही नहीं बैठा ना फार्मूला, तो हमें नंबर चाहिए 2L प्लस वन आएगा, 2L प्लस वन, 2L प्लस वन इससे निकालोगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन गिवन सब शेल 2L प्लस वन आएगा। तो 2L प्लस वन आएगा तो निकालो, देखो S सब शेल, S में L की वैल्यू 0 होती है ना, तो 2 इंटू 0 प्लस 1, तो एक ही बनेगा ऑर्बिटल। मान लो P सब शेल में निकालना है आपको, P सब शेल देखो, P के लिए L की वैल्यू 3, नहीं, L की वैल्यू 1 आएगा, हाँ आंसर 3 आएगा। 2 इंटू 1 प्लस 1, तो कितना आ गया टोटल 3, इसलिए तो आप 3 बनाते थे। D सब शेल है तो 2L प्लस वन, डी के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, फिक्स 2 होती है, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 5, इसलिए आप 5 बना। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन गिवन शेल निकालना हो तो फार्मूला यूज करोगे 2L प्लस वन। अगर बेटा नंबर ऑफ ऑर्बिटल की बजाय मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो 4L प्लस वन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ 2 से मल्टीप्लाई, गुड। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन सब शेल, अब शेल नहीं पूछ रहा, वो सब शेल पूछ रहा है, तो जितने सब शेल आ जाएं उसका डबल करना होता है हमें। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो कितने आए थे सब शेल 2L प्लस वन, तो ट्वाइस कर दो, ट्वाइस 2L प्लस वन, तो कितना हो जाएगा देखो टोटल 4L प्लस वन, ट्वाइस 2L प्लस वन मतलब 4L प्लस टू, 4L प्लस टू, 2 2 जा 4L प्लस 2। जैसे कि इसका भी एग्जांपल देख लो, तो इसका एग्जांपल देखते हैं अपने। जैसे मान लो मैं आपसे ये पूछ लूं एज एग्जांपल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सब शेल, आपको सोल्व करना है। तो डी सब शेल, तो डी सब शेल के लिए L की वैल्यू रखो, तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन वाला फार्मूला लगाओ, फार्मूला क्या है, ट्वाइस ऑफ 2L प्लस वन, 2 इज इक्वल टू L, 2 प्लस 1 4 1 5 2 10। वो तो करने की जरूरत ही नहीं है, बाद में आपको पता है डी सब शेल में 5D ऑर्बिटल होते हैं, एक में 2 आते हैं तो 10 आ ही जाएंगे। तो देखो सब्सिडरी क्वांटम नंबर से हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या पता कर सकते हो सब्सिडरी से। नंबर 1 आप इससे शेप पता कर सकते हो, शेप सब शेल पता कर सकते हो, सब शेल S है, P है, D है, उससे आपको शेप पता लग जाएगी। और इसकी वैल्यू जो है वो डेजिग्नेशन है SPDF, तो इनकी वैल्यू फिक्स है, जब भी S सब शेल होगा तो 0 आएगा, P है तो 1, D है तो 2, इस टाइप से चलेगा। इससे आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो, √L प्लस वन वाला H/2π फार्मूला लगा करके पता कर सकते हो, एनर्जी पता कर सकते हो, बट 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की सिर्फ N से मिलेगी, और मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में L को N के साथ लेना पड़ेगा, आपको N प्लस L का सम लेना पड़ेगा, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। इससे आप मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन सब शेल निकाल सकते हो, फार्मूला हो जाएगा 2L प्लस वन, सिर्फ सब शेल निकालना है तो 2L प्लस वन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ट्वाइस कर सकते हो। क्लियर बेटा, किसी को कोई डाउट?
क्लियर है? यहां तक क्वांटम नंबर हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन sir. दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ कैसे रहते हैं, कितने हो सकते हैं हाँ सर। एटम के अंदर। तो बेटा आज के लिए इतना बहुत है। सी यू वेरी सून फॉर नेक्स्ट क्लास। फिर देखते हैं जो नेक्स्ट क्वांटम नंबर और फिर इनका नोड निकालने सीखेंगे हम। ओके बेटा, कोई किसी को पूछना तो नहीं है? लीव कर रहा हूं मैं। चलो ओके। सर जो d ऑर्बिटल में dz² होता है उसमें हाँ। नंबर ऑफ लोब्स कितने आते हैं फिर? उसमें 4 नंबर आते हैं या फिर 3? नहीं, उसमें आप लोब नहीं बोलोगे, आप उसको बोलोगे डफ नट शेप, क्योंकि लोब तो 2 ऊपर रह जाएंगी। आप बोलोगे 2 लोब 1 कॉलर, 2 लोब 1 कॉलर। ओके सर। क्लियर बेटा? लीव करूं? ओके बेटा, लीव कर रहा हूं।